नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 26 का जनमत, जी हां, साल 2026 के सबसे बड़े जनमत का, जनादेश का वक्त करीब आ गया है। आज मतदान संपन्न हो चुका है और कुल अब 4 मई को इंतजार है उन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के परिणाम का, जहां जनता के मूड का पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसे अपना सरकार बनाने का मौका दिया है। और ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम। ये 4 पूर्ण राज्य हैं और 1 पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। इन 5 जगह पर इस बार चुनाव परिणाम क्या होंगे, इसका इंतजार है सबको और 4 मई को यह परिणाम आ जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं इस बार खास तौर पर बंगाल में चौंका रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजे जो इशारा कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है बंगाल में। असम में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ऐसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। वहीं केरलम की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन जो है, यूडीएफ जो है, वो इस बार सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी डीएमके इस बार लग रहा है कि फिर से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे प्रदेशों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसलिए पश्चिम बंगाल पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि बंगाल को लेकर इस बार लड़ाई बहुत कड़ी है। बहुत कड़ी इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की कोशिश है कि तृणमूल कांग्रेस को लगातार 4थी बार मौका मिले सरकार बनाने का, जबकि बीजेपी चाहती है कि इस बार हर हाल में वहां पर सत्ता परिवर्तन हो। तो आज इसी पर बात विभाग में हम चर्चा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दीदी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी। चर्चा इस बात की होगी कि क्या असम में एक बार फिर से हिमंता बिस्वा को मौका मिलेगा या फिर वहां कांग्रेस कुछ खेल करेगी। और जाहिर तौर पर असम में इस बार चूंकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, लेकिन वहां कांग्रेस से अलग होकर जेएमएम वहां चुनाव लड़ने गई है और कोशिश उसकी वही है कि आदिवासी बहुल जो सीटें हैं वहां पर कुछ अलग तरीके से परिणाम को प्रभावित किया जाए। और बंगाल की बात करें तो यहाँ सीधे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टक्कर है। परिणाम क्या होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी हैं और जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज यादव। इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान एक एक करके जुड़ेंगे। सीपीआई से अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अंजुम आरा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत सारे उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे हैं, खासतौर पर बंगाल का, जैसा मैं जिक्र कर रहा था। और मैं देख रहा था कि इस बार बिहार के तमाम नेता, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेडीयू के नेता भी कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे, बाकी और एनडीए के घटक दल भी कह रहे थे कि बंगाल में इस बार वाकई एनडीए की सरकार या बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो काफी कुछ इशारा भी इस तरह से कर रहे हैं। अंजुम जी। जी अभिषेक जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उलटफेर, जो परिवर्तन के संकेत आ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार, तो ये परिवर्तन बेटरमेंट के लिए है ना, बेहतरी के लिए। वहां की आवाम ने ये परिवर्तन का जो आज संकेत हम लोग को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। और इसकी बेचैनी, इस चीज की चाहत वहां की आवाम में बहुत पहले से थी। इस चुनाव का वहां के बंगाल की आवाम इंतजार भी कर रही थी और जब वोटिंग हुआ है तो आज एग्जिट पोल हम लोग के सामने और फिर जो नतीजे आएंगे, देखिए वहां की आवाम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी और त्रस्त थी। वहां बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था, वहां बहुत बड़ा मुद्दा जो था क्राइम का था, अपराध का था। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय था। अगर हम बार याद करें आपको अभिषेक जी, आरजी हॉस्पिटल का मसला पूरे देश पे किस तरह से चौंका करके रख दिया था। और साथ ही साथ जो चीजें थी वहां पर, सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये सब मामले थे। वहां हिंसा बहुत बड़ा मामला था। पंचायत चुनाव तक में हम लोग देखते थे अभिषेक जी आप लोगों के माध्यम से कि वहां हिंसा कितना बड़ा विषय हुआ करता था। तो और सबसे बड़ी चीज है कि इस चुनाव में आप विशेष तौर पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी वहां खतरे में हम लोगों को दिख रही थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि जहां वोटिंग राइट, जो फंडामेंटल राइट है किसी नागरिक का, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इतना बड़ा सुरक्षा बल को लगाना पड़ा,
तब जाकर के वहां के लोग, वहां के नागरिक जो है अपने वोटिंग राइट यानी कि मौलिक अधिकार का वो इस्तेमाल कर सके। तो बिल्कुल। डेमोक्रेसी बहुत खतरे में थी। तो ये सारी चीजें थी, और ये जो रिजल्ट है या फिर जो हम लोग को देखने एग्जिट पोल आ रहा है, ये कोई बहुत चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। ये मैं प्रत्याशित है, आगे आगे अप्रत्याशित नहीं चर्चा है। करूं उससे पहले बता दूं कि चूंकि जी मीडिया ने एआई एग्जिट पोल भी किया और एआई एग्जिट पोल में भी नतीजे आते हैं, लेकिन हम चर्चा भी चूंकि करेंगे इसलिए पूरा एग्जिट पोल का तो अभी हम नहीं दिखा पाएंगे, हम जरूर। लेकिन एक बार चूंकि एआई एक्सपर्ट, एआई के तौर पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट जीनिया हैं, जी की एआई एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे बात करके एक बार पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि बंगाल और असम में क्या होने वाला है। जी जीनिया, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बताएं, चूंकि हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताएं कि इस बार बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या होने वाला है। जी, बिहार झारखंड के दर्शकों को बता दूं कि इस बार बंगाल के चुनाव में बेहद कांटे का मुकाबला रहा है। इस बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस बार एसआईआर भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। मतदाता सूची शुद्धिकरण की वजह से इस बार वोटिंग प्रतिशत भी रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में अंतिम परिणाम भी बेहद करीबी होने वाला है। रिजल्ट चाहे जो भी रहे, लेकिन जनता ने इस बार दोनों पार्टियों के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस या वाम दल मुकाबले में कहीं नहीं है। अच्छा, तो जीनिया, आपने बड़ी दिलचस्प बात कह दी कि मतलब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ही टक्कर है, अन्य पार्टियां मतलब लेफ्ट और कांग्रेस कहीं नहीं है, मतलब मुकाबले में ही नहीं है। तो ये तो साफ दिख रहा है, इस बार दिख भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों को लेकर ये अगर आपका भी आकलन है तो जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाली बात है। अच्छा जीनिया, असम को लेकर भी बताएं, क्योंकि असम को लेकर भी एक चर्चा हो रही है कि वहां असम में इस बार क्या कांग्रेस कुछ खास करेगी, कांग्रेस कुछ बदलाव की जो कोशिश कर रही है उस बदलाव में कामयाब होगी या फिर यही सरकार वापस आएगी, क्या लगता है? इस बार असम का चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहा है। यहां वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत जेएमएम के कई नेताओं ने यहां जोरदार प्रचार किया और दावा किया कि उन्हें आदिवासी समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों का सरकार बनाने में बड़ा योगदान हो सकता है। हालांकि जमीनी स्तर पर मुकाबले में बीजेपी का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीनिया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा असम में भारी है और बंगाल में सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। देखिए, यही फायदा होता है कि एआई का खास ये होता है कि एआई हर चीज़ पर उसकी नज़र होती है, और जीनिया ने ये तक बता दिया कि जेएमएम ने वहाँ पर आदिवासी बहुल सीटों पर चुनाव लड़ा है और इसके ज़रिए वो कोशिश में है कि त्रिकोणीय मुकाबला हम कर पाएं, लेकिन अब कितना कामयाबी मिलेगी पता नहीं है। चलिए, अरुण यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बताएं ज़रा, ये जो एआई के परिणाम एग्जिट पोल के आ रहे हैं, या अब अन्य एग्जिट पोल के नतीजे भी धीरे धीरे करके कई सारे आने लगे हैं? जो 3-4 अभी आए हैं उसमें एक बात तो साफ है कि इस बार बंगाल में कुछ बड़ा उलटफेर हो रहा है, और बंगाल इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि बंगाल में जो लग रहा था कि एक तरफा, एक वन साइडेड सब कुछ चल रहा था पिछले 1.5 दशकों से, वो चीज अब बदलती नजर आ रही है इस बार। देखिए, बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, और इस बार भी जो है खास करके बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा, मंदिर, मस्जिद, घुसपैठिए, हिंदू मुस्लिम, ये जो था ना नारा, उनका पूरी तरह फ्लॉप हो गया। सारा अतिक्रम लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फ्लॉप साबित हुई। वहां की जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आप देखेंगे 4 तारीख को परिणाम आना है, और वहां ममता दीदी की सरकार पुनः भारी बहुमत से बनने जा रही है। हमें लगता है 230 पार होगा। पिछली बार तो 213 था। इस बार
230 पार होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है इस बार। हमें लगता है 35-40 सीट वो किसी तरह जीत जाए तो यही बड़ी बात होगी। इसलिए जिस तरह का उन्होंने एजेंडा वहां सेट किया ना, तो वहां की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है, क्योंकि ये लोग मुद्दे की राजनीति करते ही नहीं। अगर मुद्दे की राजनीति करते तो 11 साल से अधिक होने चला केंद्र में इनकी सरकार है, एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने उपलब्धि कुछ गिनाया ही नहीं। इन्होंने बंगाल के लिए क्या किया, या फिर इनका जो दायित्व था, इन्होंने जो भी प्रोमिस किया, एक भी प्रोमिस पूरा नहीं किया। सारे के सारे अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल, आपको लग रहा है कि बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो नहीं होंगे? बंगाल में ममता बनर्जी 230 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अच्छा, केरलम और तमिलनाडु को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, वहां तो ये ना 3 में है ना 13 में है। सांप्रदायिक शक्ति वहां कहीं नहीं है, एनडीए कहीं नहीं है, ठीक है ना। और आप असम की बात कर रहे थे, असम में इनकी बुरी हालत है। पिछले दफे तो 75 सीट ला के सरकार बनाई थी, 50 वहां कांग्रेस के पास सीटें थी, 64 में सरकार बननी है, वहां ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने पूछा आपसे केरलम और तमिलनाडु को लेकर आपकी राय। तमिलनाडु में एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि जो आपका महागठबंधन है या इंडिया ब्लॉक है वो जीत रहा है। नहीं, जब वहां जो पुनः फिर केरल में भी जो नेता तेजस्वी यादव जी प्रचार में गए थे, वहां हमारी पार्टी 3 जगह लड़ भी रही है, पुनः जो है हो रही है। और तमिलनाडु में भी केरल में क्या हो रहा है? केरल में एक बार फिर से बताइए, केरल में लेफ्ट वाला मोर्चा जीत रहा है या कांग्रेस का मोर्चा? नहीं, हमारे लोग जो है लेफ्ट वाले वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो चर्चा आ रही है उसमें एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व में गठबंधन की सरकार वहां बन रही है, चुनाव जीत रही है। पिछले 10 साल से उनकी सरकार। हाँ, नहीं, इस बार तो लेकिन यूडीएफ को बहुमत मिल रहा है एग्जिट पोल के नतीजों में। बिल्कुल नहीं, एलडीएफ पुनः चुनाव जीतने जा रही है वहां। और फिर वहां आप देखें तमिलनाडु में। अच्छा, ये गजब की स्थिति है। एग्जिट पोल के नतीजे असम में अगर आपके खिलाफ जा रहे हैं तो वो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। केरल में आपके खिलाफ जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। बंगाल में आपके खिलाफ जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु में आपको सूट कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं एग्जिट पोल जो बता रहा है वही होगा। नहीं, हम एग्जिट पोल का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका अपना सर्वे है, सैंपल है। उसके बाद भी आप ठीक है, चलिए, आप बंगाल की ही चर्चा किए। आप देखिए ना, कई जगह नहीं, हम बंगाली की, हम सब जगह की चर्चा कर रहे हैं। हम तो असम के बारे में बता रहे हैं, आप असम में भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो गलत हैं। क्या सवाल था? आपने तो असम में भी कह दिया ना कि एग्जिट पोल के नतीजे तो बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन जो है वो 80 से 85 सीटें जीतेगा। नहीं, ठीक है, हम पोल का जो है कहीं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, अपना अपना उनका ये है। लेकिन एग्जैक्ट जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, हम लोग। चलिए, उषा विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी, बताइए क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी को कितना उत्साह है? क्योंकि असम में और बंगाल में तो आपका दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह पर वैसा नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पर तमिलनाडु और केरलम में तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी कहीं कुछ खास कर रही है। देखिए, तमिलनाडु और हम लोग तो पहले बंगाल में जीत रहे हैं, बंगाल और असम में भी जीत रहे हैं। बंगाल में ममता जी का जो 15 सालों का जो भ्रष्ट शासन था और जिस तरह का व्यवस्था थी, गुंडागर्दी उनके समय में था, उस सब का खात्मा हुआ है। और इस बार एनडीए गठबंधन वहां जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनाएंगे। अब जनता उब चुकी थी ममता जी के उस आतंक से, और जो वोट की जो राजनीति जिस प्रकार से वो करते थे कि हम वोट लगाने जो जाते थे उनके वोटिंग इस पर सेंट लगाते थे और बाद में उसको पनिश करते थे। ये सब सारे वहाँ की जनता जान चुकी है कि ममता जी अगर फिर दोबारा जीती तो हम लोगों का यही परिणाम होगा। इसलिए सारे लोग इस बार घर से निकलकर और भय से मुक्त होकर और भाजपा को वोट दिए हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और हम लोग 150 नहीं बल्कि 60-65 सीट जीत रहे हैं और वहां पर बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं। 160-165 सीटें आप जीत रही हैं, लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 230 से ज्यादा ममता बनर्जी सीटें जीतेंगी इस बार बंगाल में। ममता जी आप जो दिखा रहे हैं तस्वीर में, ये साफ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री सड़कों पर दौड़ रही हैं वोट के लिए। मुख्यमंत्री का वो ये रुतबा नहीं रहा कि बैठ के मंच से भाषण कर रही हैं, गली गली घूम के बोल रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं, लोगों को धमका रही हैं। तो इस तरह का आतंक करने से इस बार मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इनका आतंक का खात्मा होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीत करके वहां सरकार बनाएगी, वहां के लोगों का विकास होगा, वहां के लोगों को शिक्षित होंगे और वहां विकास की धारा बहेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है, हमारे साथ पंकज यादव जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी बताइए, स्थिति रहेगी। ठीक है पंकज जी बताइए, क्या लग रहा है बंगाल चुनाव को लेकर, खासतौर पर क्योंकि वहां वाम दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, वहां तृणमूल कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है बंगाल में? नहीं देखिए अभिषेक जी, बंगाल में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं बीजेपी के खासकर कि विकास की धारा बढ़ रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कहाँ कहाँ विकास की धारा है। लगभग 16-17 स्टेट में सरकार है बीजेपी की और पूरा बिहार ही देख लीजिए ना, विकास की धारा। घर में घुस के गोली मार दे रहा है लोग, हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, ऑफिस सरकारी ऑफिस आप लोग बीजेपी के विरोध के नाम पर, मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी का विरोध करिए भाई, आपको अधिकार है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप वहां तृणमूल का विरोध कर रहे हैं? तो क्यों नहीं बोल पाते, फिर डरते क्यों है बंगाल के बारे में बोलने पर? कौन डर रहा है? बिल्कुल डर रहे हैं। कहां डर रहे हैं? तो भाई आप तो अगर आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत हैं तो कहिए कि नहीं गलत है, ममता बनर्जी वापस आ रही हैं। और अगर लग रहा है कि ममता बनर्जी जा रही हैं तो कहिए कि सही है एग्जिट पोल, ममता बनर्जी जा रही हैं। ममता बनर्जी जा रही हैं कि नहीं जा रही, हम अपना देख रहे हैं कि हम वहां पे अच्छी स्थिति में है और सरकार आने दीजिए ना, पता चल जाएगा ना कि शून्य पर आप नजर आ रहे हैं कि जब बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा एग्जिट पोल के नतीजे में आप शून्य पर हैं। कहां कहां बह रही है नहीं वही बता रहे हैं ना, विकास की धारा दिखेगा। 4 तारीख को ही तो विकास की धारा नजर आ जाएगा। आप अपने विकास की धारा कहिए ना, कांग्रेस का विकास बंगाल में कितना होगा ये तो बताइए जरा, कांग्रेस का कितना विकास बंगाल में होगा? तो देख लीजिएगा ना। नहीं अभी तो हम बात हो रही है ना कि भाई पूरा फोर्स, पूरा हिंदुस्तान का मिलिट्री फोर्स बंगाल में बैठा है और किस तरह से चुनाव हो रहा है और बंगाल को क्या दहशत में बना के लोग कर रहे हैं। अरे भाई आप लोगों को तो मतलब बोलने में आप लोग सोचते भी नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? तो तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा अच्छा वहां शासन दे रखा था, खुशियों का चुनाव ना, वहां पर एकदम खुशियों के फूल खिल रहे थे, तृणमूल कांग्रेस से इतना बढ़िया कर दिया था। लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना। नहीं लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है ना। आप चुनाव हाँ, तो ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को जीवित कर रखा था ना, मिलिट्री फोर्सेस की पिटा रहे थे ना आपके कार्यकर्ता, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। बंगाल में लगाइए ना, बिहार में लगाइए, बिहार को जरूरत है। आप जिस तरह से माहौल बना के चुनाव करा रहे हैं वो तो दिख रहा है ना कि इनका डर भय और क्या है। पंकज जी दरअसल क्या है ना, आपका और वाम दलों का ये आज के समय में आप लोगों की स्थिति बंगाल में ऐसी बन गई ना कि आप लोगों का हश्र यही वजह है, आप लोगों के हश्र के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको लोकतंत्र बंगाल में खतरे में नजर आया कि बीजेपी ने वहां सेना भेज दी है, सैनिकों को भेज दिया है या सुरक्षा बल भेज दिया। आपको यह लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी ने वहां आपके कार्यकर्ताओं को कितना पीटा है 15 साल में? कहां पहुंच गए हैं आप बंगाल में? कहीं एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं क्या ढूंढने पर? अभिषेक जी, अगर नहीं चुनाव जीतने के लिए पारामिलिट्री फोर्सेज की जिस तरह का डिप्यूटेशन हुआ है, छोड़िए भाई, बाकी प्रदेशों में कैसे आपकी सरकार बन रही है? नहीं, बाकी प्रदेशों में कैसे आपकी सरकार बन रही है? नहीं हुआ। और जिस तरह से मतलब आओ बताओ देख के जिस तरह से लोगों ने जिस तरह का चुनाव करा रहे हैं, एक तो एसआईआर के नाम पे जो खेल हुआ वो फेल हो गया आपका, तो लास्ट में मिलिट्री फोर्सेस डाल के आप जो काम कर रहे हैं। केरल में कैसे आपकी सरकार बन रही है? 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। केरल में कैसे आपका गठबंधन आगे दिख रहा है? केरल में कैसे आपका गठबंधन आगे है? तमिलनाडु में कैसे आपका गठबंधन आगे है? नहीं तो वही तो बोल रहे हैं कि क्या बोला? केरल में और तमिलनाडु में आपका गठबंधन जीत रहा है ना, दिख रहा है ना एग्जिट पोल में। वहां बीजेपी ने क्यों नहीं सेना भेजकर अपनी सरकार बनवा ली? मिलिट्री फोर्सेस नहीं डाल रहे हैं हम लोग,
नहीं मिलिट्री फोर्सेस अरे दिखाइए भाई ना, साहब, आप तो न्यूज़ मजाक दिखाइए। मत करिए आप लोग, आप तो न्यूज़ मजाक में मत हैं। करिए। और मैं फिर आपके कह रहा हूं पास यही तो वजह है कि सारा चीज़ बंगाल में आपका यह आपके हर्ष पास हुआ तो है सारा चीज़ कि है। शून्य पर एक नहीं, बार आप फिर दिखाइए नजर आ ना, रहे हैं आप। उसको भी दिखाना चाहिए आपको। बंगाल नहीं, जिस तरह बंगाल को चलिए, आप अमरनाथ दिखा जी, रहे हैं, अमरनाथ और जी। बंगाल में जो घटनाएं हो रही अरे है, भाई साहब, आपको तो इतना भी नहीं है ना, इतना भी गट्स नहीं है कांग्रेस को ना कि वो सीना तान कर कह दे कि हम सरकार बनाएंगे बंगाल में। हिसाब से वोटिंग हो। इतना भी बोलेंगे तो खुद में शर्मा जाएंगे कि हम तो सरकार पूरा कहां से लड़े। नहीं, हमने पूरी सीटों पे लड़ा है, वो आपको रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या लड़ाई हुई है और क्या हुआ है। अरे वो आप तो रिजल्ट आने शून्य से दीजिए ना, 4 तारीख को। मैं कह रहा हूं शून्य से आप 5 पर आ जाएंगे ना तो अब मैं देख लीजिएगा अतिरिक्त आपको कौन बधाई दूंगा। शून्य पे जाएगा। अगर आप शून्य से 5 पर भी पहुंच गए तो मैं अतिरिक्त बधाई दूंगा 4 आपको। तारीख को ठीक है, अतिरिक्त बधाई देने अमरनाथ के लिए जी। आप तैयार रहिए। हाँ ठीक है, मैं दूंगा बधाई। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप 5 सीट ले आए तो आपको अतिरिक्त बधाई दूंगा कि भाई बहुत बहुत बधाई की कांग्रेस जीवित हो गई वहां। हमको तो लग रहा है ये मृत प्राय बधाई है तो हम कांग्रेस। लेकर आएंगे अभिषेक जी। अमरनाथ जी, नहीं अभिषेक जी, ये बधाई आपसे लेकर आएंगे। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अमरनाथ जी बताइए जरा, क्या लग रहा है बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे गलत सही क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बंगाल में जो इस बार चुनाव हुआ, इसमें 2 तरह के लोग चुनाव लड़वाए। एक तरफ था तृणमूल का जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जो तृणमूल के लोकल गुंडे थे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का अपना सरकारी गुंडा। एक ने लोकल स्तर पर अपना कायम किया क्या नाम व्यवस्था, जिसके आधार पर कि लोकल स्तर पर प्रभाव जमाते रहे लोगों पर, लोगों को डराते रहे। दूसरा, केंद्र सरकार ने जिसको नियुक्त किया, चुनाव आयोग ने जिसको नियुक्त किया, वह कैसे रात के अंधेरे में किसी के घर पे जाकर के धमकी देता है कि कल मारेंगे, डांटेंगे, तुमको टांग देंगे, इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता पोलराइज्ड हो जाती है। आप यह समझिए, जब जनता को लगता है कि या तो इस ओर जाना है या उस ओर जाना है, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने नेचुरल जो सोच होता है उससे थोड़ा हट जाता है। तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम इस चुनाव में आपको दिखेगा। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल में इस बार पिछले बार से हमारी स्थिति बेहतर होगी, यह आप मान लीजिए। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ, बेहतर होगी मतलब 2 सीट आप जीतेंगे, का नाम काट दिया गया। बेहतर होगी मतलब 2 सीट 3 सीट आप लोग जीत पाएंगे। नहीं, 2 सीट 3 सीट की बातें नहीं होती है। हाँ। हम बहुत बेहतर करेंगे पिछले बार से। बेहतर तो हम ये 1 कह पर रहे भी हैं। हो जाएगा ना आपका। आप तो सीटों की संख्या आप लोग करते रहते हैं। बेहतर तो आप ही आपका लोग 1 पर भी हो 400 जाएगा ना। करवा दिए थे बीजेपी को। अब वही है ना कि हमको याद बेहतर है आप क्या लोकसभा कहेंगे? चुनाव में बेहतर का आप मतलब लोग 1 सीट भी 400 आप करवा जीतेंगे, दिए थे। कहेंगे देखिए पिछले बार से बेहतर। आपके लिए बेहतर तो वही है अब बंगाल में। नहीं, आप लोग जिस तरह से एग्जिट पोल में पिछले बार लोकसभा चुनाव में 400 पार करवा दिए थे। हाँ। तो हम लोग तो उस तरह सर्वे करते नहीं हैं। तो उस तरह हम लोग सर्वे करते नहीं हैं। ठीक है। हम लोग एग्जिट पोल बनाते नहीं, नहीं नहीं, हैं। हम लेकिन कहाँ कह रहे हैं कि आप एग्जिट बात- नहीं, ये किसने कहा कि एग्जिट पोल में 400 से पार थे? अगर वो 400 से पार बताया जा रहा था तो आप ये भी जानिए ना कि वो नारा बीजेपी का था। एग्जिट पोल में हमने कब 400 पार दिखा दिया था? ये तो बीजेपी के नारे की आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप देख लीजिए पिछले लोकसभा का चुनाव का एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में 90% एग्जिट पोल जो थे, 90% एग्जिट पोल वो 350 के करीब थे। 90% एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का तो आज के समय में खासियत है कि जब भाजपा की जीत हो जाती है तो एग्जिट पोल सही हो जाता है, भाजपा हार जाती है तो एग्जिट पोल गलत हो जाता है। ये तो उल्टा हो सकता है। लॉजिक हो गया है। ये तो उल्टा हो सकता है। ये तो उल्टा हो सकता है कि कि जहां आप हार रहे होते हैं वहां एग्जिट पोल गलत है, जहां आप जीत रहे हैं वहां एग्जिट पोल सही है। अरे एग्जिट पोल से देखिए स्थिति क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, केरलम का एग्जिट पोल क्या है? केरलम के एग्जिट पोल पर भी जरा बता दीजिए कैसा है केरलम का एग्जिट पोल आपके मुताबिक कैसा है? अभिषेक जी देखिए, जब हम एग्जिट पोल की बात सीधे करते हैं, केरलम की बात कर रहा हूं। तो केरलम का चिढ़ना एग्जिट आपको पोल आपको क्या लग रहा है? भाजपा वाली है, क्यों चिढ़ती है? केरलम का सच्चाई एग्जिट यही पोल है। आपको क्या लग रहा है? जब वहां भी एग्जिट कांग्रेस पोल के का नाम नेतृत्व में लीजिएगा, सरकार भाजपा बनती चिढ़ नजर आ जाती रही है। अरे सवाल तो मीडिया से पूछा जा रहा है। आप बताइए ना केरलम के एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? अभिषेक जी नहीं, केरलम की स्थिति बता देते ममता हैं। जी केरलम का- की स्थिति हम क्लियरली बता देते वो हैं। घमंड पिछले करा, लगातार इस बार 2 बार जनता ने जीतने का घमंड को रिकॉर्ड तोड़ा। सिर्फ वामपंथियों ने और बनाया। इन लोगों का और ये जो तीसरी बार भी हम वहां गठबंधन जीतेंगे। है, बस मैंने कहा ना वो वाला एग्जिट पोल आपको अच्छा लगा लगातार 2 बार होगा, जीते क्योंकि और वो वाला तीसरी बार भी एग्जिट वहां पोल जीतेंगे। केरलम में चूंकि कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा है तो आपको वो लग रहा है कि नहीं ना वहां तो आरजेडी के साथ हम गठबंधन में जीत जाएंगे। केरलम वाला एग्जिट पोल गलत है। नहीं, गठबंधन की बातें नहीं है। हम बोले हम अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर भाई तो बोलते आप हैं। लोग मीडिया को और क्या हमारा बोलेंगे? साफ समझ है, मीडिया को आप लोग जैसे क्या बोलेंगे? लगातार भाई 2 आप बार लोगों का खुद का चेहरा इतना दागदार है, आप मीडिया को बताएंगे?
आप लोग खुद इतने दागदार हैं चेहरे से कि आप लोग आपको तो समय के जलन होगी। हिसाब से आप लोग पलट जाते हैं। एक जगह का एग्जिट पोल खराब, एक जगह का अच्छा। पलट जाते हैं, वही चीज अभी मतलब देखिए, गजब। आप समय और आप के मीडिया को हिसाब से बोलेंगे। एक साथ हो जाते हैं कि अरे हम एक हो आप लोग अपना देखते हैं कि आप लोग कितने दागदार हैं खुद। बयान से तो 2 मिनट में पलट जाना है। एक जगह का एग्जिट पोल रास आ रहा है तो अच्छा, एक जगह का नहीं रास आ रहा है हमको खराब। अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि मीडिया और भाजपा एक तरह की भाषा क्यों बोल रहे अरे हैं। भाई वो आपके फेवर में बोलेंगे तो वो कहेंगे कि लेफ्ट और मीडिया एक भाषा बोल रहा है। एक तरह की भाषा क्यों? नहीं, क्योंकि आपके साथ मिल जाएंगे तो वो कहेंगे कि लेफ्ट की भाषा मीडिया बोल रहा है। क्या करें इसमें? जाता है आपके पसंद और नापसंद के हिसाब से हम थोड़ी ना चलेंगे। उसाजी किस तरह आपके पसंद और नापसंद से थोड़ी नहीं चलेंगे। किस तरह से आपको हकीकत डिफेंड यह है करेंगे? कि मीडिया आप ने तो कुछ पहले नहीं, बधाई दे जनता ने दीजिए। आपको बंगाल में 0 पर बिठा दिया, क्योंकि जनता को लगा कि आप लोग हकीकत में बधाई दे दीजिए। कुछ नहीं है। आप लोग बन गए थाली के बैगन। आप लोग ना तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, ना बीजेपी के साथ थे और स्टैंड ले नहीं पाते। आप तृणमूल कांग्रेस का विरोध करेंगे लेकिन बीजेपी का भी विरोध करेंगे। बिल्कुल गलत के विरोध में हम लोग खड़े हैं। पता नहीं हम लोग कौन-कौन अभी भी गलत कह है। रहे हैं कि अगर तृणमूल गलत करे अंजू महाराज। या बीजेपी गलत करे, अंजू महाराज। हम दोनों के खिलाफ ये बोलेंगे। स्टैंड तो होगा। गलत अंजुम जी की आवाज दीजिए। अंजुम जी, पक्ष में नहीं जाना। अंजुम जी भाई, मैंने जब इसीलिए सारी पार्टियों को बिठाया कि वहां वामदल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप देख लीजिए हकीकत क्या है। वाम दल और कांग्रेस जो है ये तृणमूल का विरोध करते करते समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विरोध करना भी है कि नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए आपने सवाल किया तो वो तृणमूल पे ना बोल करके वो बिहार पे सीधे चले आए, जबकि आज के डिबेट का आपका एजेंडा जो विषय है बंगाल और असम जो चुनाव है वो है। क्योंकि ये नहीं उस पे बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब जब इन्होंने बंगाल के अंदर विरोध किया, तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वहां पर वामदल के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और हालांकि कांग्रेस की अपनी वो सरविदित है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 0 पे हो जाएंगे, बधाई ले लीजिएगा अगर 0 से आगे बढ़िएगा तो, क्योंकि आंतरिक कलह वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मीडिया के सामने इस सत्यता को, सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे। जब बात करिएगा बंगाल का तो ये बिहार की चर्चा शुरू कर देंगे। तो सच पूछिए, इन्हें अपने अंदर देखने की, असेसमेंट करने की आवश्यकता है। बिहार बंगाल की आवाम ने बिल्कुल एक परिवर्तन का जो मैंडेट दिया हुआ है, जनादेश जो आने वाला है, हम लोग देख भी रहे हैं उसको आज एग्जिट पोल के माध्यम से जो आ रही सारी चीजें। इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि बंगाल की आवाम ने परिवर्तन के लिए जनादेश अपना मत दे दिया है। नहीं, मुझे तो एक चीज और मुझे आपत्ति डेवलपमेंट हुई चाहती है, कि विकास ठीक है चाहती भाई, है। बहुत सारे लोग जी। आरोप लगाते हैं कि सत्ता में बैठे दल जो हैं वो सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने फेवर में, एक आरोप लगता है। लेकिन अगर वाम दलों के कोई प्रवक्ता या नेता बैठकर, अगर अमरनाथ जी सीपीआई के नेता हैं, वो बैठकर अगर टीवी पर कहते हैं, और तुलना क्या कर रहे हैं, तो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और दूसरी तरफ दिल्ली से भेजे गए सरकारी गुंडे। आप सरकारी कर्मचारियों को गुंडा बता रहे हैं, आप कैमरे पर बैठकर। क्या भाषा है ये? नहीं, अभिषेक जी, हमारे सुरक्षा बलों ने वहां पे मतदान कराया। हाँ, तो सुरक्षा बल को जब गुंडा कह दिया जाएगा तो बचेगा क्या? बिल्कुल वही ये कितना आपत्तिजनक इन्होंने, यानी कि हमारे देश की जो सुरक्षा बल, इनके मन में जरा भी सम्मान नहीं है। ये जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? अगर मान लीजिए ये दावा कर रहे हैं कि केरल में सरकार बन रही है, वहां अगर सरकारी गुंडों की बात कर रहे हैं, जिस सुरक्षा बल हमारे जाबाज सिपाहियों की, सैनिकों को अगर गुंडा कह रहे हैं, तो वहां पे भी हमारी सरकार, अब केंद्र की सरकार वहां भी बिल्कुल अंजुम जी, यही मैं कह रहा हूं ना कि भाई केरलम में भी तो चुनाव आयोग की टीम गई है, केरलम में भी तो सुरक्षा बल गया है, केरलम में भी तो चुनावी अधिकारी मौजूद हैं। वहां पर आपकी पार्टी या आपके गठबंधन की पार्टी जीते तो अच्छी बात। अपनी अराजकता को, अपनी भ्रष्टाचार को, अपनी मतलब डिफंग जो है उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे, उसका ठिकरा ये फोड़ेंगे किस पे? इलेक्शन कमीशन पे, ईबीए पे, हमारे जाबाज सुरक्षा बलों पे। और जब कहीं अगर ये जीत जाते हैं तो फिर वहां पे इनकी कोई शिकायत नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि कितना चाल चरित्र, चेहरा, शब्द इस्तेमाल कोई प्रवक्ता कर रहे थे हमारे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी होकर स्टैंड नहीं लेते हैं ना, तो फिर जनता आपके स्टैंड से आपको उखाड़ देती है कि भाई जनता को पता है कि इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, ये ममता बनर्जी के विरोध में है कि नहीं है पता नहीं। इनको लग रहा है कि बीजेपी को शायद ममता रोक सकती है, तो पर्दे के पीछे ममता के ही समर्थन में बोल लो। और जनता को विकास चाहिए अभिषेक जी,
बंगाल के लोगों ने या हम लोगों ने देखा ठीक है, कि हाँ, अरुण जी आ रहे हैं, आप जो ही के इसका पास आ रहे सबसे हैं, बड़ा एक मिनट। उदाहरण है, हाँ। पूर्वोत्तर सबसे बड़ा इसका उदाहरण है बिल्कुल। कि आसाम में किस तरह से विकास हुआ जब एनडीए की हमारी सरकार बनी। आसाम में विकास से ज्यादा वहां पर बंदूकों की गूंज थी ना, वहां उग्रवाद था ना, ठीक है, करता अंजुम था जी, ना, अरुण जी कुछ हिंसा कहना थी चाह ना रहे हैं। वहां हाँ, पे। अरुण जी बताइए। जी ये अब टेलीविजन में, अरुण जी मैं चाहूंगा जी, कि इस पर आप बताएं, टेलीविजन में बैठकर अगर ये कहा गया कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दिल्ली से भेजे गए गुंडे, ये क्या है, सरकारी गुंडे क्या? देखिए अभिषेक जी, अभी जो भी डिबेट में हम लोग साथी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अब हमारी भूमिका है, हमारे दलों की भूमिका है, लेकिन अंजुम आरा जी कहाँ हैं? ये तो स्पष्ट नहीं कर पाए, लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। नहीं 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 नहीं, इनके नहीं, नेता कोई तो प्रवचन नहीं दे रही हूँ, प्रवचन नहीं दे रही हूँ। ये सुनिए, सर्वविदित है कि जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रहा है। बतौर एनडीए प्रवक्ता के तौर पे मैं यहाँ पार्टिसिपेट की हुई। अगर नहीं आपको जानकारी है तो जानकारी ले लीजिए, जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी ले लीजिए। अभी तक अब सुनिए ना, बहुत ये बहुत यहाँ शब्द बोले ना, 3 में ना 13 में तो आप लोग हैं। पब्लिक डोमेन में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। हाँ। एक लाइन का किसी भी प्रकार का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का, कहीं कोई एक भी बयान तो नहीं देखा। आज जेडीयू में चला है तो आज क्या बात कर रहे हैं? ना ना, एक मिनट ना ना, अरुण जी अभी 7 बजे के ही हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी संजय झा का बयान चला है, संजय झा ने बयान दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना तैयारी किए डिबेट में बैठ जाना है और दूसरे को अननेसेसरी एक्यूज बनाना अरुण जी नहीं, एक मिनट अंजुम जी आप रुकिए। अरुण जी ये ना अरुण जी, जेडीयू अगर जेडीयू एनडीए में है और एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर बैठी है, इस पर बहस करके आप व्यक्तिगत तौर पर क्यों हो रहे हैं कि भाई वो क्यों बैठी हैं, क्यों नहीं बैठ रही हैं, वो छोड़िए ना उनको। इसलिए कि ये नीति और ये कौन होते हैं तय करने वाले? अभिषेक जी, अरुण जी ये मसला है ही नहीं ना, मसला ये है कि आप केरलम के अलावा आप कहाँ हैं? को पॉइंट आउट किया है, आप केरलम के अलावा कहाँ हैं? अभिषेक जी मैं बता दूं, मैं अब समझ में आ गया अंजुम आरा जी के बयानों से और इनके बड़े नेताओं के बयानों से, जो जिस बात को लगातार हमारे पार्टी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। अरे भाई वो उनका मसला है ना अरुण जी, इससे क्या दिक्कत है आपको क्यों पेट में ये उनका मसला है, आप क्यों बार आप उनके बोलने पर क्यों आपको आपत्ति हो रही है? आप अपनी बात कहिए ना अरुण जी। अरुण जी 25 में विधानसभा चुनाव में जनता ने जमीन के, अच्छा एक बात बताइए ना, आप पिछले 2 मिनट का समय आपने 3 मिनट गंवाया है सिर्फ इस बात को लेकर कि अंजुम जी क्यों बोल रही हैं। अरे भाई आपको क्या दिक्कत है उनके बोलने से? ये सलाम नहीं दिक्कत होगी ना, अति पिछड़ा समाज की बेटी है, अल्पसंख्यक समाज की बेटी है, कहाँ से इनको डाइजेस्ट होगा? कहाँ से डाइजेस्ट होगा कि अति पिछड़ा समाज की बेटी, महिला और अल्पसंख्यक डिबेट में? नहीं, हाँ अरुण जी आप सीधे मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपके सहयोगी दल हैं जिनके, जो कह रहे हैं, आपके सहयोगी दल ने अभी कहा है कि सरकारी गुंडे, उन्होंने कहा कि पूरा अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बल भेज दिया गया, उसके बाद उन्होंने सरकारी गुंडे शब्द का प्रयोग किया, ये क्या है? वहाँ पर कलकत्ता में और सब जगह जहाँ हम चुनाव जीते हैं वहाँ विकास की गंगा बही है, अरुण जी की आवाज दीजिए, अरुण जी हाँ, स्वास्थ्य में भी आपने सवाल किया आप कहाँ हैं। हमारा तो स्पष्ट नीति हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, हम देश तोड़क पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जुमलेबाजों के खिलाफ हैं। अरे भाई अरुण जी आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर केरलम में अगर तमिलनाडु में भी सरकार की बात आ रही है एग्जिट पोल की, मैं कह रहा हूं ना कि तमिलनाडु में तो आपके गठबंधन की चुनाव में जीत दिख रही है, केरलम में आपके विरोधी जो हैं वहां पर कांग्रेस, उनके नेतृत्व में सरकार बनती दिख रही है। भाई हम तो वहां के एग्जिट पोल को भी मान रहे हैं कि भाई आ रहा है तो उस पर भी बोलिए। आप ये नहीं बोल पाए कि अमरनाथ जी ने टेलीविजन पर बैठकर सरकारी गुंडा बोल दिया। देखिए अभिषेक जी, हम एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं ना। आप अगर बंगाल की बात करिएगा, वहीं देखिए ना तरह तरह के कितने सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल का देख लीजिए। आप बंगाल में बताइए कि कांग्रेस और लेफ्ट की क्या स्थिति है, या ममता बनर्जी एक छत्र जीतेंगी वहां चुनाव? बंगाल में आपको क्या लगता है?
नहीं, एग्जिट पोल जो आपका है कई 5-6 का हम देख पाए हैं, या फिर आप बता सकते हैं विस्तार से कितना एग्जिट पोल कौन कौन सा ममता बनर्जी को दिखा रहा है, या फिर ममता बनर्जी को हरा रहा है, वहाँ बीजेपी आ रही है, वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपसे पूछा इसका जवाब दीजिए ना। आपके मुताबिक भाई, आपके नेता गए थे ना प्रचार के लिए बंगाल में, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी का एक छत्र शासन आएगा या वहां कांग्रेस और वाम दल भी बहुत मजबूत मोर्चा बनाएंगे? हम तो अभिषेक जी फर्स्ट राउंड में ही कहा ना, ममता बनर्जी 230 पार करने जा रही है। पिछले चुनाव में 21 में 213 था ना, 13 या 16 था, है ना। इस बार 30 पार होना है। बीजेपी 77 थी, 77 से 50% डाउन होगा, पूरा उसका सुप्रसाद हो जाएगा। पूरा बहुमत के साथ सरकार में पुनः लौट रही हैं दीदी। ये कंफ्यूजन में चलिए, अब फिर आप लोग, हाँ, मैं यहीं पर गठबंधन के घटक दल बैठे हुए हैं ना, अब फिर अपनी बात से कोई मुकरेगा नहीं। आपने 230 तो ममता बनर्जी को दे ही दिया है, उसके बाद बाकी सीटें बीजेपी की 40-50 दे ही दी हैं। अब उसके बाद वाम दल और कांग्रेस को आपने क्या दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों पार्टियां बधाई के लिए भी बैठे हुए हैं कि भाई हमको बधाई दीजिएगा जरूर। बता दीजिए भाई पंकज जी, आपके सहयोगी है ना, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेले 230 से प्लस। अब बताइए कितने पर आप बधाई लेंगे? 4 सीट पर, 2 सीट पे, 5 सीट पे, कितने पे आप बधाई लेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सहयोगी दल बैठकर यहाँ कह रहे हैं। ये तो एग्जिट पोल पर ही विरोध करते हैं। हम उनके सहयोगी नहीं है, ऐसा मत कहिए। वहाँ हम ममता बनर्जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिहार में सहयोगी दल की बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो मान ही रहा हूँ कि वहां आपने तलवारें खींच ली हैं कांग्रेस के खिलाफ। खैर बताइए पंकज जी। देखिए, अभी जो बात हो रही है ना, लगातार बात कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि मिलिट्री फोर्सेज और ये इनके बारे में आप जो बोल रहे हैं कि बिहार सरकार के एम्प्लाई और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको एक सच्चाई बता देते हैं कि बिहार की स्थिति ऐसी बना दी है इन्होंने कि जहां एक एजिटेशन, अगर एक धरना पे बैठ जाते हैं, 21 FIR हुआ है। हमारा पूर्व कैंडिडेट है पटना सिटी का, एक बच्ची का रेप होता है, उस बात को लेके बिहार में पटना सिटी में धरना होता है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पे 21 FIR हुआ है, उस पे आप क्या कहेंगे? वो क्या हुआ? वो गुंडा ही नहीं है तो क्या है? ये यही हो रहा है। ये जहां जहां सरकारें हैं इस तरह की हरकतें करती है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप डेमोक्रेसी में बोल नहीं सकते। ये उस तरह की सरकारें हैं आप लोग सिखाएंगे, कि ये अपने पक्ष रखने के लिए डेमोक्रेसी पर बोलेंगे, मिलिट्री फोर्सेस लगा देती है। आप डेमोक्रेसी पर बोलेंगे। केरलम में नहीं तो कौन बोलेगा? केरलम में कौन भेजा है? केरलम में कौन करा रहा है चुनाव? केरलम में कौन करा रहा है चुनाव? तमिलनाडु में कौन करा रहा है चुनाव? पुडुचेरी में कौन करा रहा है? असम में कौन करा रहा है चुनाव? आप सिर्फ बंगाल में ही गुंडागर्दी दिखी आपको। ये वही बोलेंगे जो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। ये हिंदुस्तान को बेचने वाले लोग बोलेंगे। उषा विद्यार्थी जी, उषा विद्यार्थी जी, पूरा हिंदुस्तान, अरे छोड़िए, ये वही बात है ना कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप से मार गए। क्या हो रहा है? केरलम में आपकी सरकार बन रही है तो वहां बीजेपी ने गुंडागर्दी नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में केरलम में आपकी सरकार बन रही है तो वहां बीजेपी ने गुंडागर्दी नहीं की, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो गुंडागर्दी हो गई। गुजरात में भी चुनाव हुआ है भाई साहब। इतना आप लोग मतलब इस हद तक कर देते हैं तो मुझे कभी कभी सोचकर शर्म आती है कि आप लोग आईने में शक्ल कैसे अपनी देखते होंगे जाकर घर पर। इतना कोई झूठ बोलता है क्या? अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी, नहीं, सरकारें बहुत देखी हमने, मगर इस तरह का बीजेपी उतार के ही देखा। और इस तरह का उषा विद्यार्थी, काम हो उषा विद्यार्थी, पूरे हिंदुस्तान में अब पहली बार ऐसी हुई। जिस तरह के आरएसएस के लिए आरएसएस के चीफ जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। उषा जी को, उषा जी बोलिए, उषा जी आप बोलिए, उषा जी। समझिए कहां चला गया हिंदुस्तान। चर्चा होनी चाहिए। अभिषेक जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ठीक है, पंकज जी हो गया, आपकी बात सुनी मैंने। अब उषा जी बेच रहे हैं, कभी कहेंगे कि हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, कभी कहेंगे कि जो फोर्स है वो गुंडा है। और इस तरह की बात ये लोग करते हैं जो लोग आजादी के बाद से कांग्रेस की ही शासन सत्ता रही और क्या दिया देश को। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को क्या नहीं दिया, इस क्षेत्र में प्रगति नहीं दिया हमारे प्रधानमंत्री जी। जो आपने कह दिया कि देश को बेच रहे हैं, देश को सुरक्षित रख रहे हैं, देश को हम लोग सुरक्षित रख रहे हैं, देश की प्रगति
प्रगति को सारी दुनिया में आज सलाम कर रहा है। पंकज जी चर्चा करिए ना, पंकज जी डिबेट की तरह डिबेट करिए। आप लड़ने के लिए काहे बैठे हैं भाई? आपके समय कोई नहीं बोल रहा है तो फिर आप दूसरे के समय क्यों बोल रहे हैं? अभिषेक जी चर्चा ही हो रही है। नहीं, आप दूसरे के समय क्यों बोल रहे हैं भाई? आपके समय कौन बोल रहा है? क्या मिला? आज वही बात हो रही है। आज सुनिए पंकज जी, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ है कि प्रधानमंत्री। अच्छा छोड़िए ना, उषा जी सीधे चुनाव पर आइए, सीधे चुनाव पर। उषा जी पेट्रोल नहीं मिला और हम लोग पटना में जहाँ चुनाव जीते हैं, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ की प्रगति देखिए। और धीरे-धीरे ठीक है, चलिए प्रवीण बागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रवीण बागी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी की आवाज दीजिए। प्रवीण जी धन्यवाद जी। प्रवीण जी बताइए जरा, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हालांकि सारे सियासी दलों को अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अपने अपने मुताबिक एग्जिट पोल अच्छा लगता है, खराब लगता है। कांग्रेस को केरलम में उनकी सरकार बनने जा रही है, वहां पर ऐतराज नहीं है, वहां बीजेपी की चुनाव आयोग की गुंडागर्दी नहीं दिखी है, लेकिन बंगाल में उनको गुंडागर्दी दिख रही है क्योंकि बीजेपी वहां पर बढ़त बनाती दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? एग्जिट पोल आमतौर पर सच्चाई के करीब होते हैं, कुछ आगे पीछे उसमें होता है, मगर आमतौर पर क्योंकि वो मेहनत करके, लोगों से बातचीत करके, आंकड़े एकत्र करके उस आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो सच्चाई के करीब होता है। मगर ये है कि अब उसमें जो पार्टी हारती हुई दिखेगी उस स्वाभाविक रूप से उसको नकारेगी, जो जीतती हुई दिखेगी उस एग्जिट पोल में वो खुश होगी, प्रसन्नता व्यक्त करेगी और उसको सही बताएगी, और जो हारते हुए दिखेंगे वो उसको गलत ठहराएंगे। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इतनी ईमानदारी तो आपको होनी चाहिए ना कि जब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार या चुनाव आयोग या सुरक्षा बल, इन लोगों ने कहीं कुछ जबरदस्ती करके चुनाव में हराने की किसी को कोशिश की या जिताने की कोशिश की, तो फिर वो तो सब जगह कर सकते हैं। आप में इतनी निष्पक्षता एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तो होनी चाहिए कि आप मान लें कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई तो फिर सब जगह मानिए। केरलम में आपको गुंडागर्दी नहीं दिखी क्योंकि आपकी सरकार बन रही है, बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बीजेपी जीत रही है इसलिए आपने कह दिया कि सरकारी गुंडे थे जिन्होंने चुनाव जिताने में बीजेपी को मदद की। मतलब आप सुरक्षा बल को भी नहीं बख्शेंगे? देखिए, बिहार में एक कहावत कही जाती है कि हारेंगे तो हुरेंगे या जीतेंगे तो थूरेंगे, तो वह कहावत चरितार्थ हो रही है। और बिहार में कैसे चुनाव होता था 2 दशक पहले तक, ये सब लोगों ने देखा है। कैसे वोटरों को रोका जाता था, कैसे हिंसा होती थी, कैसे खून खराबा होता था, लोग आतंक के साए में वोट करते थे, वो देखा है लोगों ने। और फिर भी उससे को नकार रहे हैं। और बंगाल में जो सच्चाई रही है, चाहे वो वामपंथ का शासन रहा हो या उसके बाद ममता बनर्जी का शासन रहा हो, किस तरह से शासन वहां चलता रहा, कैसे वोटिंग होती रही है, इस पर कोई नहीं बोलता कि जब से ईवीएम का दौर आया पूरे देश में हिंसा खत्म हो गई, लेकिन बंगाल वो प्रदेश रहा जो हमेशा कलंकित करता रहा, वहां पर हिंसा होती रही। इस पर वाम दल और कांग्रेस नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां पर बीजेपी ने वो जगह बना ली जो वाम दल और कांग्रेस ने खाली छोड़ दी। अपना हश्र खुद बिगाड़ रहे हैं, लेकिन दोष देंगे कि नहीं वहां तो सुरक्षा बल आकर बीजेपी को जिता रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा बलों का तो धन्यवाद देना चाहिए और चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की और बहुत हद तक सफलता हुई। नहीं तो आप याद कीजिए पिछला बंगाल का चुनाव, उसके पहले का चुनाव, कितनी हिंसा होती थी, कितनी लाशें वहां गिरती थी। इस बार तो बहुत न्यूनतम हिंसा हुई, नाम मात्र की हिंसा हुई, थोड़ी झड़पें हुई, कोई हत्या। पहले चरण में तो फिर भी इन लोगों ने बिगाड़ दिया था, दूसरे चरण में और ज्यादा सख्ती हुई है, तब जाकर थोड़ा मामला सुधरा। बिल्कुल, तो वही सब चीजें असह हो गई हैं। जो लोग उसी भरोसे रहते थे और उसी भरोसे जीत करके सरकार बनाते रहे हैं, चाहे वो किसी प्रदेश में बनाते रहे हों, तो उन लोगों को ये नागवार गुजरना स्वाभाविक है कि कैसे इतने निष्पक्ष पोल हो रहा है, कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बूथ पर, कैसे लोग आ रहे हैं। दरअसल ये समय है सभी राजनीतिक दलों को आत्मनिरीक्षण करने का कि क्यों आखिर भाजपा बढ़ती जा रही है। ना उससे विपक्षी दल अकेले लड़ पा रहे हैं, ना सामूहिक रूप से संगठित होकर लड़ पा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा बढ़ती जा रही है, तो क्या वजह है? बिल्कुल, जिस बंगाल में वाम दलों के, वाम मोर्चा के, लेफ्ट फ्रंट के अगेंस्ट में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी, उसी कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी ने कांग्रेस को शून्य पर पहुंचा दिया। 34 साल के शासन के बाद लेफ्ट वहां शून्य पर पहुंच गया। ये अपनी कमी देख ही नहीं रहे। आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी,
अपनी कमी देख लें तब तो फिर वो अपनी जो कमजोरी है उसको पहचान लें, दूर कर लें और मुकाबले में खड़े हो जाएं। मगर अपनी कमी नहीं देखनी है और सिर्फ दोषारोपण करना है। अब जनता निकल करके वोट कर रही है तो वो भी नागवार गुजर रहा है, सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं वहां, तो वो भी उनको गलत लग रहा है कि जोर जबरदस्ती हो रही है। तो इसका कोई जवाब नहीं है, इस लॉजिक का कोई तर्क संगत जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब तो वही सुरक्षा बल वहां जो दे रहे हैं और चुनाव आयोग जिस तरीके से दे रहा है वही जवाब है इसका। बिल्कुल। और जनता ने दिखला दिया है कि अगर उसे मौका मिले तो वो कैसे अपने पसंद की सरकार चुनती है। इस बार बंगाल देखिए, इसी डिबेट में मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि भाई आखिर कोई तो वजह रही होगी कि आरजेडी ने बंगाल में जाकर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। क्यों नहीं आरजेडी ने लेफ्ट या कांग्रेस को सपोर्ट करने का फैसला किया? क्योंकि उन्हें पता है, आरजेडी को लगा कि तृणमूल कांग्रेस ही वो पार्टी है जो वहां मेन फ्रंट में लड़ाई में है। स्टीयरिंग सीट पर हमारे बेलाई लीड कर रहे हैं, स्टीयरिंग सीट पर बैठे हैं वहां आप देखिए, हम उनके साथ हैं। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं भाई, मैं कहां आरजेडी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि आपको लगा कि वहां ममता बनर्जी ही लीड कर सकती हैं, आपको लग रहा था, इसलिए आप आरजेडी उनके साथ है। मैं इसे गलत कहां कह रहा हूं? मैं तो कांग्रेस और लेफ्ट को बता रहा हूं कि भाई आप ही की सहयोगी पार्टी है ना बिहार में आरजेडी, लेकिन उसको लगा कि वहां टीएमसी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी हैसियत वहां पर आरजेडी को नजर नहीं आई। आरजेडी को लगा कि आपकी जगह तो वहां बीजेपी ने भर ली है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी बोलिए। एलडीएफ के साथ हैं, एलडीएफ के साथ केरल में हम हैं, अब तमिलनाडु में आप देखिए, हाँ डीएमके के साथ हैं। मतलब आप जहां जहां जिसके साथ हैं उसी को जिता रहे हैं, है ना? हालांकि ये अफसोस है कि एलडीएफ वहां पिछड़ रहा है केरलम में, आप भले ही उनके साथ हैं। नहीं बिल्कुल, अभी तो सत्ता में शासन में 10 साल से पुनः वो फिर आ रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं कि पोल बता रहा है ना, एग्जैक्ट पोल जब आएगा देखिएगा। हाँ, हम भी एग्जैक्ट जो परिणाम आएगा उसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल पर एक बहस तो होती है ना कि भाई एग्जिट पोल, अभी कहा ना प्रवीण जी ने कि हम नहीं कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट होता है वो, लेकिन हाँ कुछ करीब होता है क्योंकि वो भी मेहनत करके एग्जिट पोल निकलता है ना। और ये मत कहिएगा कि एग्जिट पोल पलट जाता है, एग्जिट पोल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूँ अभिषेक जी, ठीक है, उनका अपना एक अलग दायरा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पंकज जी। अभी प्रवीण जी ने भी कहा ना, आपने कभी सोचा कि क्यों आपकी सहयोगी पार्टी जो बिहार में आपके साथ है वो बंगाल में टीएमसी को सपोर्ट करने गई, आपको नहीं कर रही है सपोर्ट, क्यों नहीं हुआ ऐसा? जस्ट आप इस बात को समझ लीजिए कि 25 से 30 नीतीश कुमार उस तरह का अलायंस नहीं है कि आप रह के, आपके साथ रह के उस तरह की बातें नहीं, उनकी व्यवहारिक व्यवस्था होगी वो कर रहे हैं। सीपीआई की अलग है, ये इस तरह की नहीं है कि हम बैठ के और सब सारे बिहार की जो स्थिति है उस तरह का नहीं काम करते। जो उनकी मंशा थी वो आप देख रहे हैं, आप अपनी सीपीआई की ये आप तारीफ कर रहे हैं, अपनी खामी बता रहे हैं नहीं है कि आपके यहाँ बैठकर कभी कोई फैसला नहीं होता। नहीं, आप देखिए ना, नहीं आप देखिए ना कि आप बताए कि आप वोट लिए 25 से 30 नीतीश कुमार और आज सीएम कौन है, आप बताइए ना, ये कहां हो रहा है? आप यही चीज को देख लीजिए। चलिए ठीक, रह गई बात, ठीक है, मतलब आपने माना है ना, आपने माना है ना, आपने मान लिया है ना, क्या है, आपने क्या माना है? 26 से 31 ममता बनर्जी देख लीजिए, आप पौंडीचेरी देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, कहीं भी देखिएगा 4 तारीख को रिजल्ट तो आने दीजिए। आप जो बोल रहे थे ना बधाई की बात, आप खुद बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलने वाले। आप देखिएगा कि हमारा क्या स्थिति रहेगा बंगाल के अंदर, आसाम में क्या रहेगा, पौंडीचेरी में क्या रहेगा। अरे भाई बंगाल में तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप 5 सीट जीतेंगे ना तो मैं स्पेशली आपको बधाई दूंगा कि भाई 5 सीट जीते। हालांकि भगवान करे कि आप पहले जीत लें, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बधाई भी बेकार चली जाए। मुझे तो इसका भी डर है। कुछ अंजू महाराज जी कुछ कहना विचारिए, अंजू जी बताइए। बचा के रखिएगा अभिषेक जी, हम इनका दावा सुनकर करके हमको गालिब साहब याद आ गए कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, वरना हम सभी को पता है कांग्रेस की हकीकत क्या है। नहीं, आपका जी थाली परोस के दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि हम बिहार में रहेंगे। अरे भाई आप पंकज जी, आप ऐसा मैं फिर कह रहा हूं कि अब मुझे कभी कभी लगता है ना कि कांग्रेस की यही दुर्गति हो जाएगी। आप लोग सिर्फ दूसरे के ही विवाह में जाकर भोज खाएंगे, आप अपने भोज की तैयारी ही नहीं करेंगे। और जब लोग एजुकेशन आप एनडीए का ही भोज खाते रहिए, आप अपने विवाह की तैयारी मत करिए कि हमारी पार्टी भी कभी अपना भोज दे। और क्या कहेंगे? अंजुम जी क्या बात है? अंजुम जी, डबल इंजन की सरकार
अंजुम जी, अब मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस से ज्यादा तो मुझे आरजेडी यहां कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि आरजेडी कम से कम कह रही है कि हम ये करेंगे। कांग्रेस तो कुछ कह ही नहीं पा रही है। मैं कांग्रेस की लाचारगी या बेबसी समझ पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत लाचार बेबस है कि किसको बोले। जी अभिषेक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी हम हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमको गालिब साहब याद आ गए। उनका एक शेर है कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। हम सभी को पता है कि कांग्रेस की हकीकत क्या है। ये आंतरिक कला आप बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर ये बैसाखी बनकर करके बने, एक बोझ बने हुए हैं। आप देख लीजिए कि बंगाल में क्या स्थिति है। एग्जिट पोल में जो आया है, बिल्कुल हमारे परवीन बागी सर ने सही कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन नियर अबाउट उसके आसपास इन अराउंड वही रिजल्ट होता है। तो कांग्रेस की तो हकीकत वाकई में हम लोग के सामने, असम में देख लीजिए कि इनकी सरकार थी और किस तरह से ये आंतरिक कलह के कारण ये खत्म हुए हैं। तो कांग्रेस तो हर जगह वो लूजर वो हो गई है, लूज करते जा रही है। बात कर रहे हैं हमारे बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की, जब उन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया और बिहार के आवाम ने कितना बड़ा जनादेश 2025 में, और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि शायद ये देश का वाहिद हमारा नेता है जो 20 साल के बाद भी, 20 साल के शासन के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाकी लोगों के लिए आईना है। 20 साल के शासनकाल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इतना बड़ा जनादेश। हमारे नेता की उनकी इच्छा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अब राज्यसभा जाना चाहता हूं। तो क्या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी नेता, राजनेता व्यक्ति को यह अधिकार उसको चुनने का नहीं देता है? जिसपे ये सवाल उठा रहे, इनके सवालों पे मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ। और बिहार के आवाम ने एनडीए को जनादेश मुद्दा भी नहीं है, ये तो पुरानी बात हो एनडीए गई। की सरकार नहीं, इन्होंने सवाल उठाया ना अभिषेक जी, इन्होंने सवाल उठाया। हाँ नहीं ठीक है, वो मैं तो इसीलिए मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं ना कि आप कब तक इसी बात पर रटते रहेंगे कि नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ दी, उनको थाली में परोस के दे दिया। अरे भाई, आप कभी भोज देने का सोचिए। दूसरे के विवाह में, दूसरे के फंक्शन में ही जाकर भोज खाने का सिर्फ कांग्रेस सोचेगी, या कभी खुद सोचेगी कि अपना कोई जलसा हम आयोजित करें? ये चिंता की बात कांग्रेस को होनी चाहिए। आपस में अभिषेक जी, आपस अमरनाथ में जी के पास आंतरिक कलह माठा पुरवल है, ये क्या सोचेंगे? अमरनाथ जी बताइए खुद के अंदर कि क्या मतलब आप सिर्फ दूसरे को बीजेपी का विरोध करना है और एनडीए में बताना है कि ये चल रहा है, बस इतने भरी सियासत रह गई है क्या लेफ्ट और कांग्रेस की? नहीं अभिषेक जी, आप बुढ़े साल पर बड़ा विरोध किए। पहला आप ये बताइए कि भारत में कानून का राज है या नहीं? क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि उल्टा लटका देंगे? क्या उल्टा लटका देना शब्द जो है या वाक्य जो है वह किस व्यक्ति का हो सकता है? किसी अच्छे व्यक्ति का हो सकता है? आपको यह शब्द बुरा नहीं लगता है? मेरे व्यक्तिगत में, मेरे हिसाब से पूछेंगे तो क्यों नहीं? मुझे लगता है कि गृह मंत्री या फिर इस तरह का व्यक्ति अगर है, अगर वो कड़क अंदाज में बोलता है तो उसका उल्टा लटकाने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पकड़ के पैर पकड़ के इसे उल्टा लटका के दिखा रहे हैं कि अमरनाथ जी देखिए उल्टा लटका दिए। उल्टा लटकाना एक मुहावरा भी है। भाषा नहीं है क्या? नहीं, उल्टा लटकाना एक मुहावरा भी है, बोला जा सकता। ये भाषा धमकी का है या नहीं? आप तो बड़ा अजीब है। क्या अजीब क्या है? शब्द पर कर लिए, कोई अजीब नहीं है। आपकी भाषा से तो बेहतर है ना कि आप सुरक्षा बल को गुंडा कह दें। आपकी भाषा से तो 1000 गुना बेहतर है कि अगर गृह मंत्री ने कहा कि हम गुंडों को उल्टा लटका देंगे इस भाषा में, और आपने सुरक्षा बल को गुंडा बताया, उस भाषा में बहुत फर्क है। आपने सुरक्षा बल को गुंडा कहा, इससे कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप सुरक्षा बल पर आप सवाल कह रहे हैं कि यह भाषा जो है, यह शब्द जो है, यह एक कैसा शब्द है? इसको आप डिफाइन अमरनाथ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी भाषा से 1000 गुना बेहतर वो भाषा थी। आप टेलीविजन पर बैठकर सुरक्षा बल को गुंडा कह रहे हैं। 1000 गुना बेहतर कहते रहिए, ठीक है। इसलिए कि होम मिनिस्टर आप भी कहिए, आप भी कहिए, आप सुरक्षा बल को गुंडा कहिए, आप सुरक्षा बल को गुंडा कहिए, वो आपका संस्कार हो सकता है, हमारा नहीं है। गोली बंदूक प्राइम मिनिस्टर की भाषा अच्छी हो सकती है भाई साहब, इसमें कहा आपको तो यही प्लीज हमें तो बोल रहे ना कि हमें आदर्श और सिद्धांत मत सिखाइएगा। जब आपके मन से प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई थी, बड़े अच्छे से पता है। ये संस्कार मत सिखाइए, संस्कार आप लोग तो मत ही सिखाइए, कम से कम बहुत अच्छी हो सकती है। मैं कह रहा हूं ना कि आप लोगों का चेहरा कितना दागदार है मुझे बड़े अच्छे से पता है। आपको हम सिखाने नहीं आए, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, हमसे जानकारी। आप लोग अपना पहले स्टैंड ले लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है।
किसी के घर में घुस के कह रहा हो। अमरनाथ जी, मैं इसे एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि आपसे बेहतर भाषा थी। आपने टेलीविजन पर बैठकर सुरक्षा बल को गुंडा कहा, आपसे बेहतर भाषा उनकी भाषा थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑफिसर किसी के घर में घुस के धमकी दे रहा हो, वो भाषा बेहतर लगेगी। और वही जब स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वह अगर कुछ कर दे तो वह गुंडा हो जाता है आपके नजर में। आप ये नहीं कह रहे। हाँ। केंद्रीय बल की बड़ी चिंता हो गई कि केंद्रीय बल है भाई, मुझे है, कभी पुलिस बल, मुझे है, सरकारी नौकरी वाला ही होता मुझे है, है, उसके बारे में आप नहीं बोल पाइए। मुझे है, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि केंद्रीय बल, सुरक्षा बल, सेना, पुलिस, सबका मैं सम्मान करता हूं। मुझे कहने में कोई एतराज क्यों हो? गर्व है मुझे। मैं अमरनाथ जी नहीं बन सकता, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं आपकी जगह पर नहीं बैठ सकता। भाई, आप बड़े महान हैं, आप गुंडा कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। खराब काम कर रहा था। अपने केंद्रीय बल के अपने सब सिपाही जो मैं नहीं कह सकता भाई, आप महान हैं। अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं और उनको हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहना ये होता है कि मणिपुर में जो हो रहा था वो अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आकर जो ऐसी बात है। प्रवीण भाई, 27 लाख लोगों का। अमरनाथ जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कभी राजनीति पर भी बोल लिया करिए। आप लोग राजनीति के अलावा सारी चीजों पर बोल रहे हैं। अभिषेक जी, हम सीरियसली कह रहे हैं। प्रवीण बागी जी की आवाज दीजिए। प्रवीण बागी जी, मुझे नहीं पता है कि अब इनको इस बात का अगर गर्व है और वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, तो भाई अब सुरक्षा बल को मैं गुंडा क्यों कहूं इनके कहने से? भाई, मुझे तो गर्व है कि मैं पुलिस को, मैं सेना को, मैं सुरक्षा बल को कभी गुंडा नहीं कह सकता, कहीं नहीं सकता। ऐसा थोड़ी ना कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है या बिहार में कोई घटना होती है तो हम पुलिस पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन पुलिस को गुंडा नहीं कहते। आप अर्धसैनिक बल या सशस्त्र बल अगर जाता है, आप उसको गुंडा कहते हैं और बड़ा प्राउडली ये रिपीट कर रहे हैं कि हाँ, क्यों नहीं कहेंगे। प्रवीण बागी जी, बिल्कुल, ये खीज है कि चुनाव में बेहतर नहीं कर पाने की खीज है, जो सुरक्षा बलों पर, पुलिस बल पर निकाल रहे हैं। और गृह मंत्री ने जो कहा वो पूरी बात या नहीं समझ रहे हैं या उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। गृह मंत्री ने आम आदमी को उल्टा लटकाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा गुंडों को, तो गुंडों को उल्टा नहीं लटकाएगी सरकार तो क्या उसकी पूजा करेगी, फूल माला पहना करके उनका जुलूस निकालेगी? गुंडों को तो सजा देनी ही चाहिए, कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। समाज सभ्य लोगों के लिए है, गुंडों के लिए समाज नहीं है। और जो गुंडागर्दी करे तो सरकार का ये दायित्व है, बातों ये को कर्तव्य खींचना है, कहते हैं और बातों को घुमाना कहते हैं। प्रवीण बागी जी, ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं है कि मुहावरा कैसे होता है, क्या उपयोग करते हैं। भाई, यही सरकार कहती है ना, जनता के बीच उनकी छवि गिर रही है और एक के बाद एक प्रदेश इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। यही सरकार, प्रवीण बागी जी, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही गृह मंत्री, यही डीजीपी कहते हैं ना कि भाई जो अपराध करने वाला है वो कहीं भी छुप जाए, हम जमीन खोद कर निकालेंगे, आसमान चीर कर निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या वो जमीन खोदने जाते हैं कुदाल लेकर या आसमान को चीरते हैं? ये तो एक मुहावरा होता है कि हम जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे। कई जगह अपराधियों के स्मारक बने हुए हैं, यहाँ तक कि पटना में भी अपराधी जो रहे हैं उनके स्मारक बने हुए हैं। तो वैसा ही चाहते हैं पूरा देश में ये लोग कि पूरे देश में अपराधियों का सम्मान हो, जय जयकार हो, उनका स्मारक बने, लोग उनकी पूजा करें। और जो सरकार या जो अधिकारी उसके खिलाफ कुछ आवाज करें तो वो इनकी नजरों में लेकिन ये प्रवीण बागी जी, ये मानसिकता ही नहीं है तो क्या है फिर? ये मानसिकता ही तो एक तरह की है। आप तुलना कर रहे हैं कि अगर एक तरफ गृह मंत्री ने कहा कि गुंडों को उल्टा लटका देंगे और आप स्क्रीन पर बैठकर कह रहे हैं कि जो सेना जो गई, जो सशस्त्र बल गया, वो गुंडा है, सरकारी गुंडा। और दोनों को आप कह रहे हैं कि नहीं, दोनों में तुलना करिए तो गृह मंत्री की भाषा ज्यादा खराब है, इनकी भाषा बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये दिमागी दिवालियापन है और खीज है, पराजय की खीज है जो इन शब्दों में व्यक्त हो रही है। अभिषेक जी, हाँ, अरुण जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी बताइए। अभी प्रवीण बागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें उम्मीद नहीं था इस तरह से वो एक तरफा बात करेंगे यहाँ विश्लेषक के रूप में बैठ के। तब तो सबसे ज्यादा सम्मान जो है महिमा मंडित बलात्कारियों का, अपराधियों का, गांधी के हत्यारों का, गांधी के विपरीत सोच वालों का भारतीय जनता पार्टी ही करती है। इसको क्या कहेंगे? उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया थोड़ी ना है कि फला पार्टी ही खराब है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम कहा लिया? नहीं, इन्होंने खींच डायरेक्ट कहा, खींच इन लोगों की है। हाँ, तो सशस्त्र सेना के बारे में तो जो बोलेगा, मैं भी कह रहा हूँ ना भाई, सेना के बारे में तो कोई भी बोलेगा तो मैं बोलूंगा, इसमें क्या बुरा है? तो सेना के मैं वहां नहीं, अमित शाह के बयान पे ये बोल रहे थे अपराधियों, वो अपराधियों को थोड़े बोले, टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बोले।
जैसे आपके नेता बीजेपी का गुंडा बोल रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। उनके शब्द थे कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। नहीं गुंडों को सीधा करने की बात उन्होंने कही। हाँ तो ठीक है, तो भाई तेजस्वी यादव ने क्या बोला, बीजेपी गुंडों की पार्टी है, तो क्या किया जाए? नहीं, ये गुंडों की पार्टी है। सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग के सारे चुनाव। भाई तो अमित शाह बीजेपी के नेता, उनको लगा कि तृणमूल कांग्रेस गुंडों की पार्टी है, इसमें क्या फिर ऐतराज क्या दोनों बयानों में? नहीं ठीक है, नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ, नहीं कह तो वही रहे हैं आप, बार बार कह रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के गुंडे। तो जब दोनों आदमी यही बयान दे रहे हैं तो अमित शाह गलत और तेजस्वी सही कैसे? अभिषेक जी, बागी जी ओनली फॉर गुंडों की बात कर रहे थे, गुंडों की बात तो चलेगा, लेकिन भाई तो उन्होंने भी, अरे ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये बंगाल देख रहा है, ये बंगाल ने देखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, बंगाल ने देश देख रहा है ना, ये देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। तो फिर ठीक है ना भाई, तो चुनाव में उनको आप हरा दीजिएगा। ये तो भाई लोकतंत्र में 5 साल पे मौका आपको मिलता है ना। अगर इस बार भी जनता ने देखा और जनता को लगा कि बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराएगी, कहां किसी को कोई इनकार है? इसलिए ना 400 पार करने की बात कर रही थी, बीजेपी कहां से कहां आ गई, 303 सीट से कहां आ गई। एक बात अच्छे से अरुण जी जान लीजिए, हम अगर एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं तो हम ये कतई नहीं मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना ही लेगी। अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो वो जनता ही तो करेगी फैसला, इसमें कहां किसी को ऐतराज है। लेकिन आप लोगों को यह भी नहीं होना चाहिए ना कि एक जगह का एग्जिट पोल अच्छा लगे, दूसरे जगह का खराब लगे। आपको केरलम का एग्जिट पोल खराब लग रहा है क्योंकि आपका गठबंधन वहां पर पीछे दिख रहा है, कांग्रेस को वहां का अच्छा लग रहा है। मैं तो ना तो समर्थन किया एग्जिट पोल का, ना तो विरोध किया, मैं तो एग्जिट की बात कर रहा हूं शुरुआती दौर से। अंजू महाराज जी, अब मैं सारे स्टेट की अगर बात कर रहा हूं तो उसमें एक चीज जो दिख रहा है मुझे, मैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को एक देख रहा हूं अलग, और बाकी 4 पूर्ण राज्यों की बात कर रहा हूं। 2 जगह पर मुझे दिख रहा है कि महागठबंधन की सरकार, लेकिन हालांकि महागठबंधन कैसे बोले, केरलम में तो महागठबंधन का ही 2 अलग अलग धड़ा है, जो एक तरफ एलडीएफ एक तरफ यूडीएफ। लेकिन चलिए मान लेते हैं महागठबंधन 2 जगह पर, एक तो तमिलनाडु में, एक तरफ केरलम में, वहां पर, और 2 जगह पर एनडीए की सरकार दिख रही है। आपको क्या लगता है परिणाम जो अंतिम आएंगे वो किस तरह के आएंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली परिणाम आना है, और विशेष तौर पे हम लोग वेस्ट बंगाल और असम को ही देख रहे हैं। तो वहां पे एनडीए की सरकार निश्चित रूप से, असम में तो ऑलरेडी पहले से सरकार थी और भी मजबूती से सरकार आने जा रही है, और वेस्ट बंगाल में हमारी एनडीए की सरकार आ रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात वो आरजेडी को आपके बयान से फिर ऐतराज हो गया है। अरुण जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुण जी को विशेष तौर पर आपके बयानों से कोई दिक्कत है? अरुण जी बताइए। नहीं, अरुण जी को इसलिए नहीं अभिषेक जी थोड़ा सा, अरुण जी को इसलिए नहीं 1 मिनट, अरुण यादव जी प्लीज रुक जाइए। आपको विशेष तौर पे इसलिए मुझे हो रहा है ना, क्योंकि ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, ये सिर्फ जिसमें समुदाय से आते हैं उसका तुष्टीकरण इन्होंने किया है। एक मुस्लिम, एक अल्पसंख्यक इनके सामने बैठ करके कैसे डिबेट करे, आपत्ति जताए, एक महिला कैसे करे आपत्ति जताए, एक अति पिछड़ा समाज की बेटी इनके समक्ष बैठ करके डिबेट कैसे करे, ये आपत्ति जताया। हालांकि ये अधिकार नहीं था, ये अधिकार। चलिए ठीक है अंजुम जी आपसे ही मेरा सवाल है। अभिषेक जी, हाँ अंजुम जी आपसे ही मेरा सवाल है कि तो चलिए अरुण जी को जब इतनी परेशानी है तो चलिए मैं अब आपसे एक रिएक्शन अरुण जी की पार्टी पर ले ही लेता हूं कि अरुण जी उस पर कुछ बाद में बोलना चाहें। ये बताइए कि तेजस्वी यादव का फैक्टर, 2 जगह वो चुनाव प्रचार के लिए खासतौर पर केरलम में और बंगाल में गए थे, क्या वो कुछ फैक्टर असर करेगा क्या तेजस्वी यादव? तमिलनाडु भी गए थे। हाँ, लेकिन केरलम में तो ज्यादा आप दांव पर लगे हुए ना, केरलम में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो अंजुम जी बताइए। तमिलनाडु गए, केरलम गए, पश्चिम बंगाल गए। अरुण जी हाँ ठीक है अंजुम जी बताइए तेजस्वी फैक्टर। हाँ तेजस्वी फैक्टर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार है अभिषेक जी। मेरे तो आपके सवालों का जवाब है, किस तरह से बिहार की आवाम ने इनको उखाड़ करके फेंक दिया, 25 पे ला करके समेट दिया। तो जब बिहार में जहां इनका सत्ता रहा 15 वर्षों का, कुशासन रहा, भ्रष्टाचार रहा, लैंड फॉर जॉब रहा, चारा घोटाला रहा, तो इन सारी चीजों को तो देश देखा है ना, तो बताने की जरूरत है अभिषेक जी। और बिहार की आवाम ने 2025 के चुनाव में आपने देखा कि क्या हासिल कर दिया है इनका। अरे इनके विधायक, स्वयं इनके विधायक इनके साथ नहीं है।
अभी आपने देखा कि किस तरह से साथ छोड़ा लोगों ने, अभिषेक तो इनका क्या फैक्टर काम करेगा? हटा दीजिए स्टेट की बात, खुद इनके विधायकों पे इनका प्रभाव नहीं है तो देश के दूसरे राज्यों में इनका क्या प्रभाव होगा? अभिषेक जी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है अंजुम जी, क्योंकि इसीलिए मैंने रिएक्शन लिया कि अरुण जी को शायद अब ज्यादा बोलना अच्छा लगेगा। अरुण जी अब एक बात बताइए कि 3 जगह आपने खुद गिनाया कि प्रचार के लिए तेजस्वी यादव गए, और बड़ा गजब का इत्तेफाक है कि उसमें 2 जगह एग्जिट पोल में सरकार जो है वो तेजस्वी यादव जिसके समर्थन में गए उसके उलट सरकार बन रही है। बंगाल में भी ममता बनर्जी जाती नजर आ रही हैं, और केरलम में भी आप जिस गठबंधन में है उससे उतर कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनती दिख रही है। तो तेजस्वी फैक्टर तो फ्लॉप हो जाएगा फिर। एक लाइन में रिजल्ट आएगा, सबके सामने होगा। सत्ता की राजनीति हमारे नेता नहीं करते। अच्छा। हम लोग वसूल सिद्धांत की राजनीति करते हैं, नीति सिद्धांत की लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, चारा घोटाला, ये सब सिद्धांतों की राजनीति है ना। मुबारक हो आपका सिद्धांत, मुबारक हो आपको। अंजुम जी बिहार की आवाम ने आपको नकारा। अंजुम जी एक मिनट, अच्छा जी, सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं ना अभिषेक जी, यही सिद्धांत है। लाखों हजारों युवा एवं युवतियों के भविष्य को आप अंधकार में डाल दें, यही सिद्धांत आपका है। कांड का कि नीट छात्रा कांड का कौन सा फाइल अमित शाह जी के पास था जो नीतीश बाबू ने अपने नीति सिद्धांत को आरएसएस के चरणों में आप अपने सिद्धांत की बात करिए ना। हमारे सिद्धांत पे मोहर लोकतंत्र में जनता लगाती है, और बिहार की आवाम ने 2025 में ठीक है, कोई नहीं। अंजुम जी आप अपने सिद्धांत, चलिए ठीक है। देखिए अरुण जी, आप बहुत देर से, चूंकि आप लगातार अंजुम जी के किसी न किसी कमेंट पर आप टिप्पणी करना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने देखिए तेजस्वी यादव को लेकर डायरेक्ट अंजुम जी से सवाल पूछ लिया कि भाई डायरेक्ट पूछ लेते हैं। दे दिया ही नहीं आपने। हाँ, इसीलिए मैं एक बार कांग्रेस से भी रिएक्शन लूंगा। पंकज यादव जी एक बात बताइए, तेजस्वी फैक्टर, चूंकि बिहार से अगर हम लोग हैं और बिहार में हम लोग बातचीत करते हैं, तो तेजस्वी फैक्टर क्या असर दिखाएगा केरलम में चाहे बंगाल में? महिलाओं के प्रति यही सोच है। नहीं, वही बोल रहे हैं कि जब भी बात आएगी तो हम पहला बात तो बिहार का करेंगे। आप देख लीजिए ना कि कितने अभी केसेज आए एनआईटी से लेके छात्रा जी, जानते हैं ऐसा लगता है कि आप लोग टेप रिकॉर्डर की तरह एक चीज पे बजते रहते हैं। अरे मैं सीधे तेजस्वी फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि बताइए ना बंगाल में और केरल में तेजस्वी फैक्टर क्या असर दिखाएगा? चलिए ठीक है, आप आ जाइए ना भाई, पटना सिटी वाला क्या है मामला, अब उसमें भी आ जाइए। अब जस्ट इधर हो रहा है अभी लगातार, जिस तरह से ऑफिस के अंदर घुस के गोली मारा गया, और क्या हो रहा है आप देख लीजिए सरकार कहाँ है। आप बात कर रहे हैं, आप चुनाव पर बात करने आए हैं, लेकिन आप चुनाव पर बात ही नहीं कर रहे। कहाँ की सरकार, कहाँ की सरकार? बंद करिए आवाज, बंद करिए आवाज। मैं अब जाऊंगा ही नहीं। चलिए बंद करिए आवाज स्टूडियो की आवाज बंद करिए। मैं प्रवीण जी के पास चलता हूँ। प्रवीण जी की आवाज दीजिए। प्रवीण जी, अब मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब आप मुद्दे पर चुनाव पर बात ही नहीं करेंगे तो आपके बैठने का क्या मतलब है? फिर आपसे सवाल क्यों लिया जाए? चुनाव पर बात करने को तैयार नहीं है आप। जी प्रवीण बागी जी, प्रवीण बागी जी, यही समस्या है। हाँ, एक बार केरलम को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए कि केरलम का जो परिणाम आ रहा है, क्योंकि 2 बार पिछले बार से देखा था कि लेफ्ट फ्रंट ने वहां सरकार बनाई, इस बार दिख रहा है कि यूडीएफ वहां बढ़त बनाता दिख रहा है। क्या कारण क्या रहा? क्या ये असर राहुल गांधी का या फिर प्रियंका वाड्रा का वहां से चुनाव लड़ना, इसका फायदा कांग्रेस को मिला है? अब बिल्कुल, वहाँ प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है, राहुल गांधी ने भी कई सभाएं की वहाँ। और केरल का ये इतिहास रहा है कि वहाँ सरकार हमेशा बदलती रहती है। एक बार इस गठबंधन का तो अगली बार दूसरे गठबंधन का। तो ये संयोग था कि पिछले बार लगातार 2 बार एक ही गठबंधन की सरकार बनी, तो इस बार फिर लोगों ने बदल दिया। और इसमें वहाँ के लोग बड़े सजग हैं। जहां सरकार कुछ गड़बड़ करती दिखती है या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, तो तुरंत उस सरकार को लोग बदलते हैं। और निश्चित रूप से वहां प्रियंका गांधी की ज्यादा भूमिका रही इस चुनाव में। उन्होंने जो सभाएं की और जो उनका बोलने का अंदाज है, जो एड्रेस करने का तरीका है, लोगों से जितनी सहजता से वो कम्युनिकेट कर लेती हैं, एक कनेक्ट उनसे जोड़ लेती हैं अपना, तो उसका असर भी एक दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस जहां जहां सभा करती रही है, वहां ज्यादातर सीटें वो हार जाती रही हैं। मगर इस बार सरकार से वहां नाराजगी थी, जो मौजूदा सरकार है
वो नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि चूंकि 5-5 साल पे सरकार वहां बदलती रहती है तो एक तरह से रोटेशन के तहत शायद कांग्रेस को इस बार बढ़त मिल रही है और थोड़ा प्रियंका गांधी का जो है वहां पर मेहनत उनकी थोड़ा रंग ला रही है ना, रंग ला। तो तेजस्वी फैक्टर फिर, क्योंकि तेजस्वी फैक्टर ये तो अरुण जी तो दावा कर रहे हैं कि केरल में असर दिखाएगा, इस बार केरल में तो चुनाव भी लड़ रहे हैं ये। तेजस्वी फैक्टर इतना अगर प्रभावी होता तो बिहार में यही दशा होती। बिहार में तो अभी चुनाव हुए 6 महीना भी नहीं हुआ, तो यहाँ तो असर जब वो नहीं दिखा पाए अपने घर में तो बाहर क्या असर होगा। और अपने प्रदेश में आप चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं तो आपकी हैसियत बढ़ जाती है। बाहर जब आप जाते हैं तो आपकी बात लोग ज्यादा गौर से सुनते हैं, आपकी बात पर चिंतन मनन करते हैं। मगर जब आप खुद सरकार नहीं बना पाते, अपने प्रदेश में हार जाते हैं, तो आपकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत जो है वो कम हो जाती है। लोगों में आपका इमेज जो है वो थोड़ा डाउन होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। जो जीता वही सिकंदर, ये पुरानी कहावत है। तो जीतने वाले की इसलिए मैंने कहा कि 3 स्टेट का, चूंकि मैं 2 स्टेट का खासतौर पर जिक्र कर रहा था, लेकिन अरुण जी ने पूरा जोश में जोड़ा कि नहीं तमिलनाडु भी गए थे तेजस्वी यादव, तो अगर तमिलनाडु को भी जोड़ लेते हैं, 3 स्टेट में इनकी भूमिका रही है। अब 3 स्टेट में 2 स्टेट तो हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है जी। 10 सेकंड देंगे, अब इसका जवाब तो वही देंगे। अरुण जी फिर 10 सेकंड मांग रहे हैं। अरुण जी बताइए, बोलिए। नहीं अभिषेक जी मैं प्रत्यक्ष रूप से अब बागी जी को अब मैं एनडीए का प्रवक्ता ही मानूं। अकेले 36 साल के नौजवान के चेहरे पर बिहार की जनता ने 1 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट दिया और नरेंद्र मोदी जी गली गली घूम गए, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे वो चुनाव जीते, चुनाव आयोग के बल पर चुनाव जीते। थोड़ा सा भी आप लोगों को अब विश्लेषक होके थोड़ा सा भी इतना, अब क्या बोलूं मैं, छोटी क्या बोलेंगे, क्या आपके पसंद का नहीं बोले तो आप कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, पसंद का नहीं। हाँ भाई, आपको आपकी पसंद के हिसाब से तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो आप तो कुछ भी बोल देंगे। और आप क्या बोलेंगे, आपके जो कार्यकर्ता होंगे सोशल मीडिया पे 4 गालियां दे देंगे, इससे अलावा ज्यादा क्या करेंगे? अभिषेक जी, जीत हार ही लोकतंत्र में सत्ता ही तय करता है क्या? अरे भाई गजब बात करते हैं आप, गजब बात करते हैं। तो और क्या तय करता है? फिर आप चुनाव में काहे के लिए आए हैं? फिर कांग्रेस शून्य हो गई है बंगाल में, तो उसको तो जश्न मनाना चाहिए कि जीत हार कोई मायने नहीं रखता है, हम शून्य पे हैं, जश्न मनाइए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, लोकतंत्र में विचारधारा भी कोई चीज होता है। विचारधारा का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस किसके साथ विचारधारा? कांग्रेस की अपनी विचारधारा, आपकी अपनी विचारधारा है, कौन आपको रोक रहा है विचारधारा से? अगर विचारधारा ही सबसे बड़ी है तो मानिए ना कि बिहार की जनता ने आपकी विचारधारा को नकार दिया, आप यही मान लीजिए। नहीं, नकारा कहां? बिहार की जनता हमारे विचारधारा, ये तो आप जबरदस्ती एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, आप जबरदस्ती। अरे आपके कहने से थोड़ी ना कि आपने पत्थर की लकीर खींच दी कि आपने कह दिया कि मशीनरी की बदौलत जीत गया चुनाव, तो बाकी जगह आप कैसे चुनाव जीतते हैं? अभिषेक जी, जनादेश का अपमान है। चुनाव आयोग देखिए अरुण जी ये पॉलिटिकल बहस के लिए अच्छा है, होना चाहिए, आप विरोध करिए, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आप बोल दिए तो राजा हरिश्चंद्र है और पत्थर की लकीर है कि आपने कह दिया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया तो जनता मान ले, कि आपने कह दिया। चुनाव आयोग का चरित्र नहीं देख रहे हैं अभिषेक, ऐसा नहीं होता अरुण जी, ये जो पिक्चर आप दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि देश की जनता आरजेडी के नेता को ही मान ले कि राजा हरिश्चंद्र थे ये। अरे भैया, अब चुनाव आयोग ने ये ठीक है, पॉलिटिकल बहस में अच्छा लगता है अरुण जी, उसको जबरदस्ती एस्टैब्लिश मत कीजिए प्लीज। 10,000 रुपया ये जवाब दीजिए, ये सही है? नहीं ठीक है अरुण जी। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी। हाँ, अरुण जी ने जो कहा उस पर मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं, अपने विरोध दर्ज कराता हूं। उन्होंने एनडीए का प्रवक्ता कहा, ये घोर अपमानजनक है मेरे लिए। और उनके मन की बात में उनके हाँ में हाँ मिलाता रहा हूं तो मैं ठीक हूं, अच्छा राजनीतिक विश्लेषक हूं। और उनके खिलाफ बोलूं, उनके राय के विरोध में मैं अपनी बात रखूं तो मैं एनडीए का प्रवक्ता हूं। प्रवीण जी प्रवृत्ति जो है आपको दुर्दशा आपकी करा रही है। प्रवीण जी वजह से इसी सोच के चलते लगातार प्रवीण जी मैं होस्ट कर रहा हूं ना इस डिबेट को, तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप इस पर आपत्ति भी दर्ज मत कराइए। मैंने क्या कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ये या इनके कार्यकर्ता 4 गालियां देंगे सोशल मीडिया पर, भाई ये तो यही होता है ना कि आप इनके समर्थन में बोलेंगे तो इनके कार्यकर्ता कहेंगे कि बहुत अच्छे एक्सपर्ट,
अगर आपको लगा कि नहीं इनके मन लायक बात नहीं बोले तो इनके कार्यकर्ता 4 गाली दे जाएंगे सोशल मीडिया पर, यही होता है। कई बार हमारा डिबेट में शामिल रहे हैं और मैं उनको समझता था कि सुलझे हुए और अच्छे प्रवक्ता हैं वो। चलिए ठीक है, आज उन्होंने खुद को एक्सपोज नहीं अरुण जी, ये जानते हैं ये बहुत गलत बात है। आप लोग अपने हिसाब से राजनीति को घुमाते रहते हैं, तब तो कोई नहीं बोलने जाता। दिखाया और दर्शक देखती होगी, दर्शक मूल्यांकन करे। अरुण जी देखिए, दर्शक सबको देखते हैं। दर्शक सिर्फ अरुण जी के कहने पर, अभिषेक कात्यायन, प्रवीण बागी, अंजुम आरा, अरुण जी सबको दर्शक आपके कहने पे नहीं देखते। ऐसा नहीं होता है। अमरनाथ जी की आवाज दीजिए। अमरनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरनाथ जी। अभिषेक जी वो भी नहीं भूली हमारी। अभिषेक जी सबसे पहली बात है, प्रवीण जी पूरा विश्लेषण किए, उसमें एक बार भी उन 27 लाख लोगों का चर्चा नहीं किए जो इसी देश के नागरिक हैं, जो इस बार वोट नहीं दे सके। उसका गुनाह क्या है, उनकी सोच क्या थी, इस पर एक बार नहीं बोले प्रवीण जी कि भाई वोट में उनका प्रतिशत क्या था, उनको वोट नहीं देने का नतीजा क्या निकला होगा। और दूसरी बात हम देख रहे हैं, अभी लगातार देख रहे हैं, इसी डिबेट में देख रहे हैं कि जब भी कोई विपक्ष का नेता प्रवीण जी पर हमला करे या अभिषेक जी आप पर हमला करे, बीजेपी वाले तुरंत उनके पीछ में खड़े हो जाते हैं। तो कुछ तो गठजोड़ होगा, जो बैकडोर गठजोड़ होगा, हम नहीं जानते। देखिए फिर शुरू हो गई, तो इनकी खासियत यही है। तो हम इसलिए हम पूछते हैं कि प्रवीण जी इस बारे में नहीं बोलते कि लगातार 2 बार एलडीएफ कैसे केरल में जीत गए, मतलब सही बात नहीं बोले। हम 2 बार जीते, अगर सही बात बोल रहे हैं इतिहास है, खराब लग रहा है। एक मिनट उषा जी प्लीज। कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब चुनाव आयोग सबका खात्मा हुआ है, चुनाव की जिम्मेदारी थी कि हर नागरिक वोट दे सके, हर नागरिक को वोट दिलाने की जिम्मेदारी थी। और इस बार चुनाव आयोग ने 27 लाख लोगों को वोट नहीं दिलाने की जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, इस पर एक डिबेट नहीं है, एक शब्द नहीं प्रवीण जी बोल पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रवीण जी का सोच क्या है, उनका मंशा किस ओर जाने का है। नहीं मुझे तो अब इस पर मंशा का क्या है, इस पर तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना। इस पर मुझे ये भी लग सकता है कि जिन 27 लोगों के नाम काटे गए, अगर वो 27 लोग या तो कोई प्रमाण नहीं दे पाए या 2 जगह नाम थे मुझे पता नहीं, तो फिर हो सकता है कि वो आपके वोटर हो, इसलिए आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है क्योंकि आप फर्जी वोटर रखते होंगे। हो सकता है कि फर्जी वोटर आपके होंगे, हो सकता है कि आप फर्जी वोटर के सहारे चुनाव जीतते होंगे, इसलिए आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है। आप प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। प्रवक्ता की तरह क्या बोल रहे हैं? आपके कान में अगर कोई है और आप नहीं सुन पाए कि केरलम पर उन्होंने खुद कहा कि 2 बार एलडीएफ की सरकार लगातार बनी, ऐसा मौका पहली बार आया, तो वो आपको नहीं सुनाई। तीसरी बार भी बनेगी, तीसरी बार भी बनेगी। तो फिर और कम से कम 27 अभी तीसरी बार बनेगी या नहीं बनेगी ये बात नहीं है। आपको पता नहीं आपने अभी टेलीविजन पर बैठकर सरेआम झूठ बोल दिया कि प्रवीण बागी जी ने 2 बार हमारी सरकार बनी, इसका जिक्र नहीं किया, जबकि उन्होंने किया था। तो आपके सुनने में खोट है, आप अपने मन लायक सुनते हैं, नहीं मन लायक नहीं सुनते। टेलीविजन पर बैठकर आप झूठ बोल देंगे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं तीसरी बार भी बनेगी। टेलीविजन पर आप कह रहे हैं अभिषेक जी, आप भी इसी टेलीविजन पर कह रहे हैं कि 27 लाख लोग कौन है आपको नहीं पता है। भाई आप वोटर है कि नहीं आपको पता नहीं है। मैं इस देश के सिस्टम के हिसाब से चलता हूं, मैं अमरनाथ जी के हिसाब से थोड़ी ना चलता हूं। अगर चुनाव आयोग ने उनका नाम काटा तो मैं क्यों कहूं कि चुनाव आयोग गलत है? ये कितना लगा कि दस्तावेज की कमी है, उसको लगा कि कुछ फर्जी है, हटा दिया। नहीं, ये तो और बड़ी बात है कि अभिषेक जी को भी पता नहीं कि 27 लाख लोग कौन है। 1 मिनट अमरनाथ जी, है कि नहीं अमरनाथ जी, यही तो सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अमरनाथ जी या सीपीआई के हिसाब से नहीं चलता, मैं देश के सिस्टम के हिसाब से चलता हूं। प्रधानमंत्री अगर कल होकर चुनाव आयोग कह दे कि बिहार में या किसी प्रदेश में 50 लाख लोगों के नाम फर्जी है, मैं चुनाव आयोग को सही मानूंगा, आपको नहीं। उसी सिस्टम ने कहा कि हमें नहीं पता वोटर है कि नहीं है। आप वो 27 लाख को यह नहीं कह सके कि नहीं है। हम उसी सिस्टम का सवाल कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसी सिस्टम पर सवाल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने किया होगा तो सही किया है। यह भी नहीं बता, मैं खुलकर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने किया तो सही किया है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने किया तो सही किया है। चुनाव आयोग ने यही तो किया है।
27 लाख लोगों तो को सही नहीं किया पता है। उसको। अगर उनको किसी भी का नहीं पता नाम है। फर्जी है या कोई 2 जगह है या किसी की मौत हो गई है उनका नाम है या किसी के पास दस्तावेज नहीं है, चुनाव आयोग को अधिकार है इस पर हम अभिषेक कुछ जी, नहीं बोलेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि गलत की 27 लाख परंपरा लोगों का खत्म नाम होगी, अभिषेक क्यों जी। कटा इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर से अपना जांच करवा लीजिए, रिसर्च इनसे पूछवा लीजिए कि अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। गलत उसके वोटर बारे बना में देना, कोई फैसला ठीक है, नहीं ऊंचा हुआ है। विद्यार्थी। लोगों के पटना बारे में भी में ऊंचा ऐसे विद्यार्थी। अपने रिसर्च इनसे पूछवा लीजिए हाँ ठीक है, कि नहीं वो पता है 27 लाख कौन- वोट किसको मिलते हैं? और चुनाव आयोग की प्राइमरी जिम्मेदारी है वो 27 कि हर लाख नागरिक वोट किसको वोट में मिलते कोई छूटे नहीं। अमरनाथ जी, वो 27 वो लाख जो वोट किसको गलत मिलते हैं? वोटर सीपीआई को थे, मिलते हैं, वो कभी कांग्रेस को उनका मिलते हैं, हटाना तृणमूल कांग्रेस को मिलते हैं, बीजेपी को नहीं मिलते हैं। हुआ है कि वो नहीं ये तो आप भविष्यवाणी करवाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र है। मैंने जो कहा उसका जवाब दीजिए ना। पहली जो मैंने जो आपसे पूछा जवाब दीजिए। वो प्राथमिकता 27 है लाख कि हर वोट आपको नागरिक मिलते हैं और वोटर आपकी हो। सरकार बन जाती। आप तो जबरदस्ती वाली बात मैं कर रहे हैं। जबरदस्ती वाली बात क्या कर रहे हैं? ये भारतीय आप लोग लोकतंत्र का वैसे ही हिस्सा रहे है। हैं कि वही 27 लाख वोट आपके थे, वही 27 लाख वोट काटे गए। आप उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। आप जिस नहीं, तरीके हम से कह रहे हैं दिखाने की नागरिकों कोशिश का कर रहे हैं हक छीना तस्वीर गया है। कि वो जो हम 27 बोल लाख रहे हैं। काटे गए वही 27 लाख हमारे थे, इसके अलावा हमारे शून्य थे। नहीं काटे नहीं गए। 27 लाख लोगों को पता नहीं कि वोटर है कि यही नहीं। होता था अभिषेक जी, सुन लीजिए, बिहार में भी इसी तरह से वो जीन निकलता था, गलत वोट होता था और बिहार में सत्ता पर काबिज रहे ये लोग। और यही ममता जी ने भी वहां सीखा कि बस गलत वोटर बनाओ और सत्ता में राज करो और जनता को प्रताड़ित करो। अब ये सरकार नहीं चलने देगी। हमारे आदरणीय आपसे सवाल पूछते हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं या प्रवीण जी से सवाल पूछते हैं, गलत चीज को नहीं बर्दाश्त बीजेपी को करेंगे। क्यों बुरा लग जाता है? ये कौन सा गठजोड़ है कि हम आपसे सवाल पूछे, चुनाव आयोग से सवाल पूछे या प्रवीण जी से सवाल पूछे, हर बार बीजेपी को बुरा लग जाता है। वही गठजोड़ यही है। है बीजेपी को बुरा पैदा बिल्कुल करता है। नहीं लगता है। वही गठजोड़ है जो बिहार में आपके आरजेडी और कांग्रेस के बीच होता है और केरल में जाके टूट जाता है। वही है जो बंगाल में जाके टूट जाता है। वही गठजोड़ है जिसकी वजह से आप शून्य रहते हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार बना लेती है। यही गठजोड़ है जो बिहार में हमारा कांग्रेस का और आरजेडी का गठजोड़ है। ये बोलिए ना, जैसे बिहार में नहीं और वहां जाकर गाली देने लगते हैं आप। वही हमारा गठजोड़ है। वहां जाके आप गाली खुद के देकर बोलिए। शून्य पहुंच जाते हैं आप। यही गठजोड़ है। ये मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि बंगाल में आप और कांग्रेस शून्य रहते हैं और तृणमूल कांग्रेस खड़ी हो जाती है आरजेडी के साथ। आप मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपका इसके लिए आपको किसके धन्यवाद। साथ अंजू महाराज जी, संबंध है, ये अंजू तो महाराज जी समझ में फटाफट, आए। अंजू महाराज जी जल्दी से वही फटाफट, आपका है। छोटा सा रिएक्शन एकदम 10 अभिषेक जी, सेकंड। इनका 1 मिनट अंजू महाराज जी की आवाज दीजिए बहुत गठबंधन जल्दी। किससे है? अंजू महाराज जी CPI का। जी बस फाइनल कमेंट चाहिए हमें जल्दी से। अंजुम जी हम अभिषेक सवाल नहीं जी। पूछेंगे, बस कंक्लूड करना है मुझे। अपना अपना कमेंट दे दीजिए बस छोटा छोटा। देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से भी हम अभी आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे, हमारे परवीन बागी सर है, सब लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से ये चाह रहे हैं ना कि ये जो चाहते हैं वही बोला जाए, लेकिन सत्य बोला जाएगा। मीडिया सच बोलती है, चौथा स्तंभ है देश का, और ये वही दिखाती है जो सच्चाई है। इस बात को ये स्वीकार नहीं कर रहे। 2025 के मैंडेट की बात कर रहे थे, ये जनादेश का अपमान इन लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की इन्होंने चर्चा किया। अभिषेक जी, आप लोगों ने दिखाया होगा जब हमारे आदरणीय नेता ने निर्णय लिया दिल्ली जाने का, बिहार की आवाम किस तरह से रो रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ करके बोल रहा था कि नीतीश जी बिहार छोड़ के मत जाइए। ये है जनादेश। बच्चों ने कहा बैनर लेकर के कि आप बिहार छोड़ करके मत जाइए। बिहार की महिलाओं ने कहा कि आप बिहार छोड़ करके मत जाइए। ये है जनादेश। और अंजुम जी हमारे पास समय नहीं है। मैं इतना कहूंगा चूंकि प्रवीण बागी जी एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं, प्रवीण बागी जी को ठीक नहीं लगा, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है इन चीजों की और इसीलिए मैं बुरा नहीं मानता। मुझे पता होता है कि सोशल मीडिया पर 4 गालियां देंगे, अपनी भड़ास निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हाँ जब यही मैं टेलीविजन से हट जाता हूं और उसके बाद अगर पर्दे के पीछे जब बातचीत होती है तो यही नेता लोग क्या बोलते हैं, तब इनके सुर बिल्कुल अलग होते हैं, तब मैं निष्पक्ष रहता हूं। लेकिन चूंकि टेलीविजन पर होता हूं तो मुझे 4 गालियां पड़ती हैं, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, इसलिए मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अरुण जी छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, 10 सेकंड, एकदम समय कम है।
बीजेपी और देखिए जदयू को अभिषेक जी, इस अब बात को- जिस मुद्दे पर बात हो रही है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक प्रदेश जो है हाँ। असम बीजेपी के हाथ में है, वो भी उनके हाथ से जा रही है। बंगाल में तो सपना पूरा होने वाला ठीक- नहीं है। ठीक है, ठीक है। फाइनली 5 राज्य जो है ना चलिए बीजेपी ठीक है, के हमारे पास खिलाफ- समय नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज डिबेट लंबा था थोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।